अगले 10 साल में और उसके बाद 20 साल में बिटकॉइन की प्राइस कितनी हो सकती है, आपको क्या लगता है? 2026 में भी मतलब ऐसी कंडीशन में आज भी आप कुछ लोगों को बताओगे क्रिप्टो, तो वो जाते ही बोलेंगे आपको कि स्कैम है, ये फ्रॉड है। और मैं 10 साल पहले मैंने इसकी माइनिंग स्टार्ट कर दी। दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी मार्केट है। तो आज अगर किसी को बिटकॉइन माइन करना है तो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन मोटा मोटी क्या होनी चाहिए? अगर कोई प्राइवेट की खुलवाने की बात करता है या फिर बोलता है कि भाई हम आपकी प्राइवेट की रिकवर कर देंगे, अगर वो इतना रिकवर कर सकता है तो वो खुद ही रिकवर कर लेगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। किसी एक आदमी को मान लो उसको अपना कमाई इनकम सोर्स जनरेट करना है, क्या वो एक अच्छा खासा हेवी कंप्यूटर लेकर के बैठे और माइनिंग कर करके महीने का खर्चा चला सकता है अपना? कभी भी क्या कि किसी को की तो शेयर करना ही मत, और प्लस में क्या कभी डिजिटली भी स्टोर मत करना। अगर आपने ईमेल आपका हैक हुआ, आपकी प्राइवेट की गई, आपका आपने लैपटॉप में रखा, लैपटॉप करप्ट हो गया, लैपटॉप हैक हो गया, लैपटॉप से कहीं डेटा शेयर हो गया, कुछ भी हुआ, आपका सारा सब कुछ गया। बिटकॉइन जिस स्पीड से बढ़ रहा है उससे ज्यादा स्पीड से कल को इथेरियम बढ़ सकता है। लोग कैसा पैसा बनाते हैं, पहले लोगों ने बिटकॉइन से बनाया, फिर ऑल्ट कॉइन से बनाएंगे। ऑल्ट कॉइन का जो प्रॉफिट है उसको कहीं डालें, और लास्ट में जो बीम सीजन होता है वो आपका पोर्टफोलियो मतलब वो बहुत ऊपर तक जाएगा, वो एक ऐसे नंबर पे जाएगा अनएक्सपेक्टेड। ये हार्डवेयर वॉलेट किसी को कैसे खरीदना चाहिए? अगर आपने 10 मीम कॉइन बाई करे, एक मीम कॉइन भी चल गया और वो ऐसे 1,00,000% बढ़ गया, तो आपका 1 रुपए मान के चलो 1,00,000 बन गया। आप कह रहे 2030 तक 500,000 मतलब 4-5 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन हो जाएगा 2030 तक। आराम से। सुन लो भैया, 2030 तक 4-5 करोड़ का एक बिटकॉइन। आज हमारे साथ जो बैठे हैं वो बेसिकली क्रिप्टो के दुनिया के ओजी बोलते हैं उनको। क्रिप्टो के इवेंट किसी भी देश में होते हैं तो इनको बुलावा जरूर आता है और ससम्मान आता है। और पता नहीं, गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है कि पता नहीं कितने 100 बिटकॉइन इनके पास हैं। आज हम पूछेंगे हैं कि नहीं है, कितने हैं, ये सुना बहुत है। तो आज हमारे साथ हैं क्रिप्टो वर्ल्ड के ओजी पुष्पेंद्र भाई। कैसे हो पुष्पेंद्र भाई? थैंक यू सागर भाई इनवाइट करने के लिए। जब मार्केट डाउन होती है हाँ। बहुत बार हम आपकी मोटिवेशन वाली जो ऑडियो होती हैं हाँ। उनको बहुत यूज करते हैं, और इंस्टाग्राम पर उनके सहारे हमने बहुत टाइम ऐसा काटा है जहां पर एक एक दिन के अंदर हमारा पोर्टफोलियो बहुत बड़े लेवल के ऊपर 70% क्रैश, 60% क्रैश। हाँ। बहुत आपकी मोटिवेशन वाली स्पीच हमने सुनी है, अरे वाह वाह, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। और खासकर हमारी फैमिली भी उसको फॉरवर्ड करती है। जब भी ऐसा सीन होता है, जब फैमिली देखती है कि हाँ मार्केट खराब है, मूड ऑफ है इनका, तो मेरी वाइफ पर्सनली मुझे भेजती है, तो मैं हाँ। बताता हूँ अच्छा ये तो हमारे सागर भाई की वीडियो है। ओके। तो एक बात बताओ, आपके हालांकि वीडियो वगैरह तो बहुत देखे हैं यूट्यूब पे कि 2012 से आपने माइनिंग कैसे छत पे शुरू करी थी। मुझे ये बताओ कि शुरुआत आपकी हुई कहाँ से, क्रिप्टो में एंट्री कैसे हुई, आज आप कहाँ पर हो? पहले बताओ आज कहाँ पर स्टैंड करते हो आप क्रिप्टो में, क्या हो आप क्रिप्टो में? सो अभी तो जर्नी चल ही रही है, हम्म। और 2 मिलियन प्लस कम्युनिटी बिल्ड कर पाया हूँ मैं अभी। काफ़ी ट्विटर सारे पे? हाँ, ट्विटर के ऊपर, ऑल ओवर सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है। और आज के टाइम में आप कह सकते हो कि एक लेवल के ऊपर बाइनेंस के अंदर जिस तरीके वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 एक्सचेंज है, हम्म। पूरी कम्युनिटी की वजह से कम्युनिटी ने मुझे नंबर 1 पे पहुंचाया बाइनेंस के अपने वोटिंग अवार्ड्स के अंदर। हम्म। और यही अभी छोटा सा अचीवमेंट है। किस चीज और में नंबर वन? नंबर वन मतलब कैसे? सो बाइनेंस ने अभी एक तरीके से वोटिंग करवाई, और उन्होंने लिस्ट निकाली पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने इन्फ्लुएंसर हैं, जिनका इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है, उनके लिस्ट के अंदर उन्होंने नॉमिनेशन फाइल करवाए। और वो नॉमिनेशन बाइनेंस के 300 मिलियन यूजर्स हैं, हाँ। उन सबको ऑप्शन दिया कि भाई आप अपने कंट्री के, अपने यहाँ के जिसको भी आप लाइक करते हो उसका आप यहाँ पर क्या नॉमिनेशन सबमिट करो। तो नॉमिनेशन में क्या कि 100 लोगों को आना था हम्म। नॉमिनेशन के अंदर। तो 100 लोग, 300 मिलियंस जिसके यूजर हों एक्सचेंज के, प्लस में क्या है कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर हैं वर्ल्ड के अंदर, उसके अंदर टॉप 100 में नाम भी आ जाना मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। आप नंबर वन आए? फिर उसके अंदर वोटिंग स्टार्ट हुई, और वोटिंग के अंदर ये था कि एक कैटेगरी के अंदर, जैसे हमारी ब्लॉकचेन एडवोकेट की कैटेगरी थी जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग कैटेगरी थी, ऐसे करके 4-5 कैटेगरी थी। कोई कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है, कोई डेवलपर है। हम्म। जो सबसे बड़ी कैटेगरी थी वो एडवोकेट वाली कैटेगरी थी। इसके अंदर मैं पहले दिन ही 3rd रैंक पे आया। तो फिर मुझे लगा कि यार जब कम्युनिटी ने 3rd रैंक पे पहुंचा दिया है, हम्म। तो मैं फर्स्ट पे भी आ सकता हूँ। तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया, और ऐसा हुआ कि कम्युनिटी ने कंटिन्यू 7 डेज वोटिंग चलती रही। हम्म। पूरे वर्ल्ड से, खाली इंडिया से नहीं, पूरे वर्ल्ड से बहुत बड़े लेवल के ऊपर सपोर्ट मिला। और अभी इसी नवंबर के अंदर, नवंबर 2025 के अंदर मेरी रैंकिंग 1 पे पहुंचा मैं, और यही एक अचीवमेंट है अभी। मतलब मैं जो समझ पाया कि बिनांस इतना बड़ा एक्सचेंज है, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज,
300 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं उसके पास, उसमें नंबर 1 इन्फ्लुएंसर पे आप हो पूरी दुनिया में, जी, क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर में। जी। ऐसा क्या कर दिया आपने, जो नंबर 1 पे आ गए? सो मुझे लगता है कि जो मैं ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ, हुँ, शायद उसी एक सबसे बड़ी यही वजह हो सकती है कि ग्राउंड लेवल पे काम करना। दूसरा, क्रिप्टो की जब मैंने माइनिंग स्टार्ट करी, तो हमारा फ्री ट्यूटोरियल था पूरे इंडिया के अंदर। बहुत सारे लोग क्या है कि माइनिंग का सेटअप सिखा रहे थे, वो 25,000 50,000 रुपए लेते थे उस टाइम, सिर्फ एक माइनिंग का इंस्टॉलेशन गाइड का। लेकिन हमारी पब्लिक वीडियो थी, भाई आप जाके देखो, नेहरू प्लेस जाओ, और नेहरू प्लेस में भी मैं जाके बताता था कि भाई यहाँ पे जाओ, इस हुँ, शॉप से लो, ये आपका जीपीयू आएगा, इसको ऐसे कनेक्ट करना है। तो एक तरीके से जो ग्राउंड लेवल का वर्क था। उसके बाद में क्या कि इवेंट्स के अंदर हुँ, आज के टाइम में, जैसे मैं अभी मलेशिया रहता हूँ और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री ट्रैवल करता रहता हूँ, तो मैंने काफ़ी लेवल के ऊपर ग्राउंड 1 टू 1 कनेक्ट बनाए हैं। हुँ। और जब जब आप किसी से 1 टू 1 कनेक्ट करते हो, और जब ग्राउंड लेवल के ऊपर कनेक्ट करते हो, तो आपको बहुत बड़े लेवल का वो भी सपोर्ट मिलता है। तो मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल का सपोर्ट, सोशल मीडिया का सपोर्ट, और ये सब मिलके ही वोट में कन्वर्ट हो गया। ओह! ओके। तो ये जो माइनिंग के आपकी यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह हैं कि माइनिंग करते कैसे हैं? आपको ये कीड़ा कैसे आया कि क्रिप्टो में माइनिंग भी कुछ होता है, करना चाहिए, सिखाना चाहिए? वो कीड़े की शुरुआत कैसे हुई? चलो मैं अब आपको ना थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ ये हाँ। सारी चीज़ें, क्योंकि ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। हुँ, और ये उस टाइम की जर्नी रही है जब इंडिया के अंदर आज के टाइम में लोग क्रिप्टो को नहीं समझ पा रहे हैं। और मैं 2026 में हम हाँ, आज और आप 2026 में 2012 से कर रहे हो। 2026 में भी मतलब ऐसी कंडीशन में आज भी आप कुछ लोगों को बताओगे क्रिप्टो, तो वो जाते ही बोलेंगे आपको कि स्कैम है, ये फ्रॉड है। हुँ, और मैं 10 साल पहले मैंने इसकी माइनिंग स्टार्ट कर दी थी। हुँ, सो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, वो मैं एक बार डिटेल में बताता हूँ आपको। सो 2014-2015 के जो टाइम की पीरियड के अंदर मेरा आईटी का काम था वैसे बेसिकली। तो आईटी के काम के अंदर मैं मोस्टली जो काम करता था वो इंडिया बेस्ड काम करता था। जो हुँ, जो भी काम था वो इंडिया से आ रहा था। तो मेरे एक कज़न हैं, वो आईटी में काफ़ी एक्टिव हैं। तो उनसे मेरी बात हुई, बोले यार तू जो काम यहाँ पे कर रहा है, जो इंडियन को जो प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है, ये प्रोडक्ट जो यहाँ पर क्या है कि 50,000 रुपए का जा रहा है, 1 लाख रुपए का जा रहा है, यही प्रोडक्ट यूएस में अगर तू सेल करेगा, तो ये हो सकता है कि $2,000 का चला जाए, $5,000 का चला जाए, $10,000 का चला जाए। सेम एफर्ट, बट बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि डॉलर का पैसा कन्वर्ट होके आएगा आईएनआर हुँ, में। हुँ, तो उस टाइम आईएनआर लगभग 60 रुपीज़ के आसपास हुआ करता था। 1 यूएसडी इक्वल टू 60 आईएनआर। तो थोड़ा-सा मैंने कोल्ड ईमेलिंग करी, ट्राई किया कि मैं यूएस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ से क्लाइंट लेके आऊँ। लेकिन था क्या, मेरे पास में कोई एक्सपीरियंस था नहीं, इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं थी, आज भी नहीं है। अब कोल्ड ईमेलिंग नेट से सर्च करके थोड़ा-सा अच्छी स्क्रिप्ट लिखा के कंटेंट राइटर से कोल्ड ईमेलिंग करी, तो हर कोई एक चीज़ पूछता था कि भाई आपका पोर्टफोलियो क्या है? हुँ, आपने पहले कौन से क्लाइंट के लिए काम किया है यूएस के अंदर? अब मेरे पास में पोर्टफोलियो कुछ नहीं था, मेरे पास में तो इंडिया का था। लेकिन वहाँ पर बार-बार ईमेलिंग करने के बाद में हर जगह लगभग रिजेक्शन ही मिले मुझे। तो ईमेल किस पर्पज़ के लिए कर रहे थे आप? ईमेल मैं अपनी जो भी आईटी की सर्विसेज़ थे, उस टाइम मैं डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर काम करता था। स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, आपका बिलिंग अच्छा, अच्छा बिलिंग उसके लिए, सिस्टम हो ठीक गया, है। तो हाँ, हाँ, मोस्टली क्या है कि मैं आईटी के लिए काम कर रहा था। ठीक है। तो आईटी के लिए आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स ढूँढ हाँ, रहे थे। इंटरनेशनल क्लाइंट ढूँढ रहा हुँ, था मैं। अब कंटिन्यू सर्च करते-करते अब वहाँ पर मेरी बात होती है 2015 के अंदर। हुँ, 2015 के अंदर एक रीचल जस्टिल करके यूएस की क्लाइंट थी मेरी। उसने मीटिंग करी हमारी, मीटिंग में काफ़ी डिस्कशन हुए, और उसके बाद में उसने बोला पेमेंट मैं बिटकॉइन में करूँगी। हुँ, लेकिन मैं सबसे पहली बात तो क्या है, जब हमारी मीटिंग सेटअप हुई तो मुझे उसी दिन काफ़ी खुशी हुई कि एटलीस्ट क्या है कि अब एटलीस्ट सेकंड स्टेप पे पहुँचे। हुँ, हुँ, अभी हुँ, तक तो रिप्लाई में रिजेक्शन या फिर नो रिप्लाई ये आता था। हुँ, लेकिन पहली बार कोई पर्सन कह रहा है कि भाई हाँ, हम आपकी सर्विस आप हमें दो, हुँ, लेकिन हम जो पेमेंट है वो बिटकॉइन में करेंगे। ठीक है। अब बिटकॉइन तो मुझे समझ आता नहीं था। मुझे लगा कि जैसे यूएसडी है, जैसे आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, मलेशियन रिंगिट हो गया, ऐसी हुँ, कोई हुँ, करेंसी होगी, हुँ, आएगी, कन्वर्ट हुँ, कर लेंगे। हुँ। बट एटलीस्ट क्या है कि मेरा जो टारगेट था वो कि मुझे पहला बाहर का क्लाइंट मिले। तो उस वक़्त बिटकॉइन का आपको कुछ नहीं पता था 2015 में? मतलब बिटकॉइन थोड़ा बहुत कोई सुना होगा, लेकिन कोई ऐसा फ़ोकस नहीं किया कि हाँ जी, हाँ, आप बिटकॉइन ऐसे जो कि ये ट्रांज़ैक्शन के लिए यूज़ होगा, ये डिसेंट्रलाइज़्ड करेंसी है, हुँ, वैसा कुछ आइडिया नहीं था ठीक है। फिर 2015 के उसके बाद अंदर। क्या हुआ? तो 2015 के अंदर डिटेल में मैंने जब उनसे डिस्कशन किया, मेरा टारगेट था कि एटलीस्ट मुझे एक क्लाइंट मिल जाए। क्योंकि क्लाइंट मिल गया,
तो आगे का काम, आगे के मुझे क्लाइंट लेने आसान है। हम्म, जैसे आज के टाइम में हम कोई वीडियोस करते हैं या कुछ भी मार्केटिंग करते हैं, तो हम्म, वो हर कोई पूछता है कि पहले आपने किस सेक्शन के साथ में काम किया, पहले आपने किसको सर्विस दी। बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं जब आप इनिशियल स्टेज के ऊपर होते हो, और आपका आपका कंपनी भी बहुत पुराना नहीं है, आपका हर आप वैसे बिगिनर हो, प्लस में क्या है कि इंटरनेशनल क्लाइंट है नहीं, तो न्यू भी क्यों देगा? उसे ही पता है जब अभी तक काम नहीं किया, क्यों क्यों रिस्क लेगा कोई? हम्म, तो मेरा टारगेट था कि एटलीस्ट मुझे ये क्लाइंट मिल जाए। तो उन्होंने डील डन हुई, हमारी सारी चीज़ें हुई। बिटकॉइन का वॉलेट उन्होंने मेरे लैपटॉप के ऊपर सेटअप करवाया। हम्म, लैपटॉप के ऊपर उन्होंने डिसेंट्रलाइज वॉलेट करके डेस्कटॉप पे उन्होंने सेव कर दिया। प्राइवेट कीज़ थी उस टाइम हम्म, उसके अंदर। तो वो प्राइवेट कीज़ बताई मुझे कि यहाँ पे आप नोटपैड में इनको सेव कर लो, प्लीज़ डोंट शेयर विद एनीवन। तो किसी के साथ आपको की से नहीं करनी है, ये आपके बिटकॉइन आ गए। उन्होंने है। भेजे, तो विद इन फ्यू मिनट्स मेरे पास में अमाउंट रिसीव हो गया। हम्म, उसमें दिखा रहा है, अमाउंट दिखा रहा है, सारी चीज़ें दिखा रहा है। ठीक है। हमारी सर्विस डिलीवर होती रही, और 1-2 बार हमारे ऐसे ट्रांजैक्शन हुए। हम्म, अब तो उस वक्त क्या बिटकॉइन में जो आए पैसे उसको आपने बैंक में लिया? नहीं, उस टाइम तक क्या है कि बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर कोई एक्सचेंज नहीं थे, और मेरा पर्पस वो था भी नहीं। मुझे ये था कि मैं इसको ना जैसे मैं उस टाइम पेपल यूज़ करता था, हम्म, कि इसमें अपना अकाउंट नंबर डालूंगा, हम्म, कन्वर्ट होके फॉरेक्स चार्ज लग के जो भी है बैंक में आ जाएगा। हम्म, लेकिन फोकस था कि ये क्लाइंट को अच्छी सर्विस मिले। ओके, ठीक है। जो पेमेंट साइड था, तो पेमेंट साइड तो ये था कि मुझे क्लाइंट मिल गया, यही मेरे लिए खुशी थी। और इसको ऐसी सर्विस दूं कि ये कंटिन्यू बना रहे, और इसका मेंटेनेंस मुझे मिलता रहे। हम्म, और इंडिया के अंदर जितनी भी आईटी कंपनी है, वो ज़्यादातर मेंटेनेंस के ऊपर चलती हैं, सपोर्ट के ऊपर चलती हैं, हम्म, कि वो सपोर्ट डिलीवर होता रहता है उनका, और हम्म, उसके हिसाब से क्या है कि उनको मंथली उनकी बिलिंग चलती रहती ठीक है। है, ठीक है। तो अपना फोकस था कि जो भी यहाँ पर मैं इनको दूं, ऐसी सर्विस दूं कि ये क्लाइंट मेरे पास में परमानेंट रहे। अब होता क्या है कि 2015 के एंड के अंदर मैं देखता हूँ कि भाई बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ रही है। नहीं यार, बिटकॉइन तो मेरे पास में भी है, मैं क्यों ना इसको ट्रांसफ़र कर लूँ। अब मैं 2015 के एंड के अंदर मैं देखता हूँ लैपटॉप के अंदर कि भाई ये वॉलेट है, और इसको मैं लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन जैसे मैं उसमें 2 ऑप्शन थे, क्रिएट ए वॉलेट और लॉगिन एक्जिस्टिंग यूज़र, मतलब एज ए लॉगिन का। तो मैंने उसमें लॉगिन किया, लेकिन अब जैसे हमारे इंडियन की आदत होती है ज़्यादातर कि पासवर्ड भूलना, इट्स अ वेरी नॉर्मल, कि जीमेल है ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड कर लिया, ओटीपी आ गया, आपने रीसेट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, उसमें लॉगिन का मुझे ऑप्शन मिलता है नए का, नए वॉलेट क्रिएट करने का मिलता है। तो नया तो मुझे करना नहीं है, क्योंकि मेरे पास में एग्जिस्टिंग वॉलेट है। ठीक है। और मेरी उसी टाइम पे क्या है कि उससे पहले एक बार विंडो करप्ट हो जाती है। तो विंडो करप्ट क्या है कि बड़ा नॉर्मल था कि विंडो करप्ट हो गई आपका। अब जैसे ही मैं उसके अंदर ट्राई करता हूँ कि भाई यहाँ पर पासवर्ड मैं इसका रीसेट करूँ, क्योंकि मुझे लॉगिन करना है। जैसे जीमेल में हम भूल जाते हैं, याहू में भूल जाते हैं, फेसबुक बहुत यूज़ करता था मैं उस टाइम, फेसबुक में भूल जाते हैं। तो वैसे ही क्या है कि मैं ट्राई कर रहा था। अब होता क्या है कि वहाँ पर कोई रीसेट पासवर्ड का मुझे बटन नहीं ऑप्शन नहीं मिलता, आता। हाँ। कोई ऑप्शन नहीं दिखता। मैं क्या करता हूँ कि लेकिन आपको कीज सेव तो कराया था नोटपैड में? हाँ, नोटपैड में की सेव कराई थी, लेकिन हाँ। विंडो करप्ट हो गई, वो मैं बताता हूँ आगे। हाँ, हाँ। तो अब होता क्या है कि मैं ट्राई करता हूँ उसको कि रीसेट पासवर्ड मिल जाए। हो सकता है कि इसका वर्जन अपग्रेड करके देखता हूँ कि उसमें नए वर्जन में आ जाए कोई ऑप्शन, क्योंकि सॉफ्टवेयर में बहुत बार बग होता है, चीज़ें होती हैं। तो जब उसका मैं रीसेट का पासवर्ड का ऑप्शन मुझे नहीं मिला, तो मैंने ट्राई किया कि जिसका बिटकॉइन है या जिस बैंक से इश्यू हुआ है, मैं उसको कॉन्टैक्ट करता हूँ, वहाँ से तो मिलेगा। अब गूगल किया मैंने कि भाई बिटकॉइन का मालिक कौन है, इसकी ईमेल आईडी क्या है। तो देखते हैं कि भाई ये तो एक ग्रुप का था। हाँ। कोई कहता है कि सतोशी, सैमसंग, मोटरोला, ऐसे करके तोशिबा, ये सब कोई ग्रुप है। हाँ, 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 हाँ। कोई कहता है कोई एनोनिमस पर्सन है, कोई कहता है उसका पता ही नहीं है, कोई कहता है ये ग्रुप ऑफ एंटिटी, ग्रुप ऑफ कंपनी है। मैं कि यार ये कहीं स्कैम तो नहीं हो गया मेरे साथ में, कि जिसका मालिक ही नहीं मिल रहा, मैं किसको रीच आउट करूं। हाँ। तो उसके बाद मैं फिर और थोड़ा सा समझा कि भाई ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अब मैंने कि यार ये ब्लॉकचेन क्या है। अभी तक तो बिटकॉइन था, कि अब यहाँ पर रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन देखा, 1-2 मुझे आईडी मिली भी, लेकिन वो सारे स्कैमर थे। वो बोलते थे भाई पहले प्राइवेट कीज दे दो आप हमें। अच्छा, अच्छा, पहले ही प्राइवेट की मांग हाँ, रहे थे। तो मुझे समझ आ गया कि ये तो की मांग रहे हैं, ये तो स्कैमर ही हैं। क्योंकि मैं जो ईमेल आईडी है उसका लास्ट वो चेक करता था, डोमेन नेम, तो उससे पता लग रहा था कि ये तो स्कैमर है, क्योंकि आईटी में था तो इतना तो आइडिया था। ठीक है। अब ट्राई करने के बाद में जब मुझे वहाँ पर रीसेट पासवर्ड नहीं मिला, तो मैंने ब्लॉकचेन को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया कि यार ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है।
और ये सब गूगल पे ही समझ रहे थे। हाँ, तो गूगल पे ही देख रहा था और हम्म। गूगल पे भी बहुत लिमिटेड कंटेंट था, बहुत ही लिमिटेड। 2-3 वही घूम फिर के वही वेबसाइट खुल जाती थी। अच्छा अच्छा, कोई यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं था? यूट्यूब पे कुछ फॉरेनर के चैनल थे, तो हाँ। उनमें भी क्या है उतना डिटेल क्लियरिफिकेशन नहीं था कि भाई आप क्या है ऐसे पासवर्ड रीसेट कर लो, या फिर क्या है कि हम्म, जैसे हमें क्या होता है कि एक कंटेंट हमें क्या डिटेल में चाहिए होता है, हम्म, वो यूट्यूब पे इतना कंटेंट था नहीं। ओके ओके। और वेबसाइट के नाम पे 2-3 वेबसाइट आप कह हाँ, रहे हो? 2-3 में वही वेबसाइट खुलती थी, और हम्म, उसमें भी क्या है आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते। एक छोटा-सा पैराग्राफ होता था कि भाई ये डिसेंट्रलाइज़ है, ये हम्म, क्रिप्टोग्राफी पे काम करता है, इसके अंदर ये एल्गोरिथम होती है, उतना ही सब कुछ था। ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं था, मतलब जो हम्म, आज के टाइम में मिल जाता है। और एआई वे चैट जीपीटी ये तो था ही नहीं दूर-दूर तक, ये ठीक तो है, हमारे सामने हाँ, आपके सामने अभी 2 साल के अंदर ही ये सब हाँ, कुछ हाँ, हुआ हाँ, है। हाँ, अब उस टाइम ब्लॉकचेन जैसे-जैसे मैं इसको समझा कि भाई ये डिसेंट्रलाइज़ है। तो डिसेंट्रलाइज़ मीन्स क्या होता है कि आपका ये एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे काम करता है, मतलब हम्म, इसका कोई मालिक नहीं है। अ, डिसेंट्रल टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है हम्म, जहाँ पर किसी व्यक्ति या विशेष का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ ये डेफिनेशन मुझे समझ आई। हाँ हाँ हाँ, जब कंट्रोल नहीं है तो भाई मैं किसके पास में जाऊँ? हम्म, हर रात में मैं यही सोचूँ, दिन में यही सोचूँ, और एक तरफ ये न्यूज़ आती है कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है। पैसा बढ़ रहा है। हाँ, पैसा बढ़ रहा है, हाँ बिटकॉइन बढ़ रहा है। हाँ, अब और उसके एक तरफ अपना बिटकॉइन है जो पैसे नहीं हाँ, निकल पा रहा है। एक तरफ क्या है कि आपकी जेब में पैसे पड़े हुए हैं, हम्म, बट आप देख रहे हो कि उस पैसे को आप यूज़ नहीं कर सकते। हाँ आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, हाँ आप हाँ, उसको निकाल नहीं सकते। ठीक है। तो बहुत सर्च करने के बाद में मुझे समझ आया कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और इसका कोई मालिक नहीं है। ये कुछ एनोमस लोगों ने बनाया है, मतलब उनका नाम पब्लिक नहीं है। सतोशी नाकामोटो के नाम से भी जानते हैं बिटकॉइन को, कि उन्होंने बनाया है। उन्होंने वाइट पेपर पब्लिश किया है। फिर मैंने थोड़ा सा वाइट पेपर पढ़ा, और जब वाइट पेपर पढ़ा उसके बाद में मुझे ये क्लियर हो गया कि मेरा पैसा गया। सेफ है। पैसा गया। अच्छा, पैसा गया हाँ, क्योंकि व्हाइट पेपर पढ़ने के बाद समझ में हाँ आया। भाई, क्योंकि डिसेंट्रल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, अगर आपने प्राइवेट कीज अपनी लॉस्ट कर दी, हम्म, उसके बाद में कोई दुनिया में रिकवर नहीं कर सकता। हम्म, तो पहला लर्निंग लेसन ये है कि नेवर शेयर योर प्राइवेट की विद एनीवन। हम्म। क्योंकि अगर आपने प्राइवेट की शेयर कर दी, आप ये समझ लो जितना फंड है आपका वो चला गया। लेकिन आजकल मैं थोड़ा टॉपिक से भटक रहा हूँ, लेकिन वापस आ जाएंगे टॉपिक पे। बहुत सारे ऐसे लोग भी तो चलते हैं, हम आपका प्राइवेट की ढूंढवा देंगे, बिटकॉइन वॉलेट खुलवा देंगे। देखो, अगर कोई प्राइवेट की खुलवाने की बात करता है, या फिर बोलता है कि भाई हम आपकी प्राइवेट की रिकवर कर देंगे, हाँ, तो वो अगर वो इतना रिकवर कर सकता है तो वो खुद ही रिकवर कर लेगा, हाँ। क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, नहीं है, अदरवाइज मतलब एल्गोरिथम फेल हो जाएगी। फ्रॉड है, स्कैम है। वो सारे के सारे फ्रॉड है, क्योंकि दुनिया में कोई अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी, कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना जो आपके वॉलेट की प्राइवेट कीज को रिकवर कर दे। एक एक इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो भी मैं आगे ऐड करूंगा, मुझे याद दिला देना। ठीक है। एक पर्सन है, उसने क्या कि अपने हार्ड डिस्क में ऐसे ही क्रिप्टो रखी, और वो क्रिप्टो रखने के बाद में वो उसके बाद में 3-4 हार्ड डिस्क थी, वो अपनी हार्ड डिस्क को भूल गया और वो उसने कचरे में फेंक दी। उसमें क्या कि लगभग 10,000 के आसपास बिटकॉइन थे। 10,000 बिटकॉइन? 10,000 बिटकॉइन थे। और उसने कई बार गवर्नमेंट से परमिशन ली कि भाई मैं ये पूरा जहाँ पर ये डंप होता है सारा का सारा कूड़ा, इसको मैं खुदवाता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, भाई बीमारी फैल जाएंगी, बहुत पुराना, कम से कम 10 साल पुराना कूड़ा है। वो आज तक रिकवर नहीं कर पाया। तो कोई तरीका नहीं है, कहने का मतलब ये है कि रिकवर करने का इसका। और आपको बता दें, फिलहाल एक बिटकॉइन की कीमत 70 लाख के आसपास चल रही है। हाँ, अभी की रेट में। हाँ, ये 1 करोड़ 1.25 करोड़ जा चुकी है। ठीक है। हाँ, तो अब ये समझ आ गया कि रीसेट नहीं होगा, पैसा मैं खो चुका हूँ, वैल्यू खत्म हो चुकी है, लेकिन अब करूँ क्या? क्योंकि जब आपके हाथ से आई हुई लक्ष्मी चली जाती है तो आपको बड़ा दुख होता है। अब जो मेरा एक तक तो मेरा आईटी का बिजनेस इसके चक्कर में दिक्कत में आने लगा, क्योंकि मैं ब्लॉकचेन पढ़ रहा हूँ, मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा। फिर पता चला कि माइनिंग नाम की एक चीज होती है, भाई मैं नए पैसा देके तो बिटकॉइन नहीं बाय कर सकता, लेकिन मैं माइनिंग लगा के मैं कहीं ना कहीं कुछ बिटकॉइन जनरेट कर सकता हूँ। बिल्कुल। हाँ। तो सोचा कि यार ये माइनर क्या होते हैं, इसको डिटेल स्टडी करते हैं। तो पता चला कि आप जो माइनिंग प्रोसेस से जो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, आपके पास में इंटरनेट होना चाहिए और आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। अच्छा, उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस क्या थी? बिटकॉइन की प्राइस ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। बिटकॉइन की प्राइस 2,000 रुपये, 4,000 रुपये ऐसे करके चलता था बिटकॉइन। अच्छा, तो और कोई बिटकॉइन क्या होता था, P2P के थ्रू मिलता था। ठीक है। इंडिया में बहुत ज़्यादा कोई एक्सचेंज नहीं थे। सबसे पहला यूनो कॉइन खुला था, फिर उसके बाद में जेप पे ओपन हुआ था। और इनके ऊपर आपकी जो फीस आई थी वो कितने बिटकॉइन आई थी उस टाइम पे?
उस टाइम पे ये मेरी 3 डिजिट में फीस थी। 3 रुपए में? हाँ, नहीं रुपए में नहीं, बिटकॉइन में ही। 100 प्लस बिटकॉइन थे वो। 100 प्लस बिटकॉइन? बिटकॉइन थे, 100 प्लस बिटकॉइन थे। ओह! तो अब वो तो सब लॉस्ट हो गया। मैं तो मतलब इमोशनल हो कंक्लूजन जा अगर उसका पूछूं तो वो बिटकॉइन नहीं मिले? वो तो प्राइवेट की गई तो फिर गया। अच्छा, तो गए वो, विंडो ठीक करप्ट है, होगी, प्राइवेट की गई। ठीक है। तो जब मैं उस टाइम पे सोचता हूँ तो मैं थोड़ा सा ना नर्वस हो जाता हूँ, इमोशनल हो जाता हाँ, हूँ। वो तो एक टाइम जोड़ बिटकॉइन की करके कीमत अगर 1 करोड़ भी पकड़ो तो 100 बिटकॉइन में 100 करोड़ रुपए, बस आपके याद 100 मत करोड़ रुपए दिलाओ। चले गए। अब जो गया वो मेरे लिए मतलब कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई कंटेंट नहीं था, हाँ, और चीजें भी नहीं सुनी थी, पता नहीं था, हम्म। तो मैंने तो कर दी जो मिस्टेक। बट आगे कोई ना करे, अच्छा, बस एक यही। बात बताओ, मुझे पता है, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताओगे, अभी आपके पास कितने बिटकॉइन है? अभी की अभी आगे बात करेंगे। अभी वाले चलो ठीक है, ये सस्पेंस रहा है, आगे बताएंगे। ठीक है। एंड में बताएंगे वो। हाँ, तो अभी फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये ब्लॉकचेन लर्न करी तो मैंने पहला अपना एसिक माइनर मंगाया, और उससे मैंने बिटकॉइन की। ये क्या होता है जो माइनर मंगाया? हाँ, तो माइनर क्या करता है, जैसे हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे आईएनआर हम कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आईएनआर में, तो वो एक तरीके बैंक के थ्रू हो रहा है, आरबीआई के थ्रू हो रहा है ट्रांजेक्शन। ऐसे ही यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर क्या है कि प्रोसेस होती है, हम बोलते हैं उसे माइनिंग। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का, किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पे कंट्रोल नहीं है। जो डेटा आपके पास में है वही डेटा दूसरे किसी पर्सन के पास में है, वही डेटा तीसरे पर्सन के पास में है, वही चौथे पर्सन के पास में है, और सारा कुछ एक नेटवर्क पे चल रहा है। ठीक है। हाँ, पूरा सिस्टम क्या है कि एक नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बीच में कोई नहीं है। जब भी हम बोलते हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर कोई मिडलमैन नहीं है, कोई बीच का पर्सन नहीं है जी, तो कोई मिडलमैन नहीं है, और कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो ट्रांजेक्शन्स को वहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा है। तो बीच में क्या होते हैं, माइनर होते हैं। तो माइनर क्या है, कोई ऐसा नहीं कोई माइनर कोई पर्टिकुलर आदमी है कोई माइनर। माइनर क्या होता है कि मशीन होती हैं, और जो ये मशीन होती हैं, ये ऐसी मशीन होती हैं जिनके अंदर हाई कैपेसिटी पावर होती है। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, एआई के अंदर जीपीयू यूज हो रहे हैं। तो वो ये जीपीयू क्या है, एक तरीके से आपके जो ग्राफिक्स कार्ड हैं, इनके अंदर बहुत बड़ी पावर होती है बल्क में ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने की। तो अब माइनिंग प्रोसेस में जो, जैसे मैंने आपको बिटकॉइन भेजा, आपने मुझे भेजा, या आप कहीं भी भेज रहे हो, तो वो एक तरीके से माइनिंग प्रोसेस के थ्रू जाता है। ठीक है। उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन का जो वेरिफिकेशन होता है वो माइनर करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक बिटकॉइन है, उस बिटकॉइन को मैं आपको भेज रहा हूँ, तो वो माइन क्यों होगा? नया बिटकॉइन तो हो नहीं रहा। हाँ, वो माइन इसलिए होगा क्योंकि देखो, बिटकॉइन की क्या है कि आपने पढ़ा होगा 21 मिलियन की सप्लाई है। हाँ। अब वो नए बिटकॉइन भी जनरेट होने हैं। हाँ। तो वो माइनिंग प्रोसेस से ही जनरेट होते हैं। अच्छा, ओके। और दूसरी चीज क्या है कि जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उस ट्रांजेक्शन के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शंस हैं, उनको कोई वेरीफाई कर रहा है, कोई तो एक ऑलरेडी बिटकॉइन जब दूसरी जगह जा रहा है, तो उस केस में नया बिटकॉइन माइन होता है? नया बिटकॉइन माइन नहीं हो रहा है, लेकिन वो ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो रहा है। अच्छा, जो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, वो एक तरीके से मैथमेटिकल पजल है, एल्गोरिथम है। हाँ, एल्गोरिथम है, वो सॉल्व हो रही है मशीन के थ्रू। इंटरनली क्या हो रहा है वो एक अलग चीज है, क्योंकि आपने वैसे आपको टेक्निकली इंटरनेट है, आपका मशीन कनेक्टेड है इलेक्ट्रिसिटी से, बीच में आपका काम सारा मशीन कर रही है, आपको नहीं पता चल रहा कि हो क्या रहा है इंटरनली। ठीक है। हाँ। आपको पता है कि आपने जहाँ जो बिटकॉइन का एड्रेस डाला हुआ है उस पर आपके रिवॉर्ड आ रहे हैं। तो अब जो माइनिंग प्रोसेस हुई उसके अंदर एज ए रिवॉर्ड मुझे मिलने स्टार्ट हुए। ओके। अब रिवॉर्ड से जो रिवॉर्ड आए वो बिटकॉइन में आए। अगर मैं माइनिंग के लिए आपने कंप्यूटर बना लिया, सिस्टम बना लिया, अब आप माइन करने लग गए, और माइनिंग से आपको रिवॉर्ड भी मिलने लगा। करेक्ट। तो जो मेरी माइनिंग स्टार्टिंग थी, बहुत जर्नी थी, बिल्कुल इनिशियल लेवल में मैंने बहुत छोटे छोटे माइनर मंगाए थे, क्योंकि बहुत बड़ा हैवी बजट नहीं डाल सकता मैं उसमें, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी लॉस्ट कर दिया। अब मैं उसमें जस्ट एक प्रैक्टिकल, जस्ट एक टेस्टिंग के लिए मैं उसमें मंगा रहा हूँ कि ऐसा होता भी होगा। ठीक है। अब जनरेट तो होने लगे, लेकिन उनको बेचें कहाँ, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था उस टाइम। लेकिन और जो बिटकॉइन माइन हो रहे थे वो कहाँ आ रहे थे आपके पास? मतलब वॉलेट में या कैसे? तो जब यहाँ पर मेरा पहला लॉस्ट हो गया, मुझे ये समझ आ गया कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पर वॉलेट के अंदर आपको प्राइवेट की शेयर नहीं करनी है। तो मैंने एक नया वॉलेट बनाया, और वो नए वॉलेट के अंदर जो उसकी प्राइवेट कीज थी, मैंने उसको पेपर पे नोट डाउन किया, ना कि डिजिटली कहीं स्टोर किया। ठीक है। और जस्ट एक एडवाइस भी ऑडियंस के लिए, कभी भी क्या कि किसी को की तो शेयर करने ही मत, और प्लस में क्या कभी डिजिटली भी स्टोर मत करना। क्यों? वो हैक हो जाता है। अगर आपने ईमेल आपका हैक हुआ, आपकी प्राइवेट की गई, हाँ,
आपका आपने लैपटॉप में रखा, हम्म, लैपटॉप करप्ट हो गया, लैपटॉप हैक हो गया, लैपटॉप से कहीं डेटा शेयर हो गया, कुछ भी हुआ, हम्म, आपका सारा सब कुछ गया। यहाँ बैंक नहीं है कि आप जाके बैंक को बोलोगे कि भाई आप ना जाके हमें ये हाँ। हमारा क्रिप्टो था दे दो। तो बैंक मतलब दुनिया में कोई नहीं है आप जिसको कंप्लेंट कर सकते हो कि मेरा बिटकॉइन का प्राइवेट की खो गया है, दे दो भाई, कोई नहीं देगा। कोई कोई नहीं देगा। कोई एजेंसी, कोई बैंक, कोई सरकार, कोई नहीं देगा। कोई नहीं देगा। तो आपका हम्म, पैसा गया, एक बार गया, गो वेंट गॉन, ठीक है। सिंपल। हाँ, तो अब माइनिंग में जो छोटे छोटे मुझे रिवॉर्ड्स आए, हम्म, अब वो रिवॉर्ड्स क्या कि मैंने P2P के जरिए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कि एज ए प्रैक्टिकल भी वो P2P की साइट्स को यूज करके मैंने कुछ INR में कन्वर्ट किया। पहले USD में कन्वर्ट किया पेपाल से, फिर वो INR आया, तो वो मुझे एक दो बार पैसा मिला, ठीक है। जिससे मैंने अपना बिजली का बिल पे किया। तो एक साइकिल मेरी रन हुई। ओके, ओके। तो मुझे ये समझ आ गया, और साथ के साथ क्या कि बिटकॉइन की वैल्यू भी बढ़ रही थी हम्म, उसी टाइम। फिर धीरे धीरे जब बिटकॉइन के अंदर माइनिंग स्टार्ट हुई, फिर इथेरियम लॉन्च हुआ। हम्म, तो इथेरियम, इसको सेकंड नंबर का कॉइन कहा जाता है जनरली। और जो ये माइनिंग होती है, ये प्रूफ ऑफ वर्क पे होती है। तो एक दो चीज होती है, एक प्रूफ ऑफ वर्क, एक प्रूफ ऑफ स्टेक। ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क में ही माइनिंग चलती है आपकी। प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर आप क्या है कि अपने कॉइन्स को जाके स्टेक करते हो, उसके बदले में आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। वहाँ कोई आपको मशीन की जरूरत नहीं है। प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर आपका मशीन की जरूरत है आपको, क्योंकि आपका मशीन मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। ठीक है। और ये एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनके अंदर कई बड़ी हाई पावर होती है। हम्म, जैसे आप नॉर्मली वीडियो एडिटिंग वाली चीज़ें करोगे, तो आपको क्या है कि हाई कॉम्प्लेक्स एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो मल्टीटास्किंग कर सके, और बहुत बहुत फास्ट कंप्यूटर चाहिए। ठीक है। तो ऐसे ही क्या है कि माइनर हैं, जो माइनर क्या है कि वो बहुत फास्ट होते हैं, वो आपका ट्रांजेक्शन लेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे 10 माइनर लगे हुए हैं, अब आपका सिस्टम कमजोर है, तो जो जिसका सिस्टम के अंदर ज़्यादा पावर है उसको वो रिवॉर्ड मिल जाएगा पहले। तो एक बात बताओ, आज अगर किसी को बिटकॉइन माइन करना है हम्म। तो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन मोटा मोटी क्या होनी चाहिए? देखो आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे माइनर ऐसे हैं, अब क्या है, ये सब क्या है, कॉर्पोरेट बिजनेस बन चुका है। इनके प्लांट लगते हैं। माइनिंग के, हाँ। हाँ। और वो प्लांट कहाँ लगाते हैं? जनरली ठंडे इलाके में लगाते हैं, जहाँ समुद्री किनारा है आपका, हाँ, जहाँ ठंडा ताकि है, कूलिंग हो सके। जहाँ की कूलिंग हो सके। तो हम्म, कूलिंग का खर्चा बचा आपका, हम्म, AC नहीं लगाना पड़ेगा। प्लस में क्या है कि सोलर एनर्जी के साथ में माइनिंग हो रही है, हम्म, तो अब धूप का आपका खर्चा नहीं गया, क्योंकि वो सोलर का आपका जो एक बार सेटअप हो गया वो हो गया आपका। दूसरा क्या है कि आपका जो भी माइनिंग हुई वो ठंडे इलाके में हुई, तो आपका अलग से कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं हुई। तो ये अब क्या है ना, एक तरीके से कॉर्पोरेट बिजनेस बन चुका है, और ऐसे माइनर आ रहे हैं आज के टाइम में जो पूरे पूरे प्लांट हैं। अब ठीक ऐसा है। नहीं कि पहले एक टाइम ऐसा था कि आप लैपटॉप से भी माइनिंग कर सकते हो, हाँ, आज नहीं कर सकते? आज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? माइनिंग तो होगी, लेकिन क्या है कि वो आपकी जो स्पीड है, आप हाँ, कह सकते हो, स्पीड बॉस्ट जो होगी। हैशिंग पावर बोलते हैं उसे टेक्निकली हम, हम्म, तो जो हैशिंग पावर है वो नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ठीक आपसे है। पहले ऑलरेडी इतने बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, इतने बड़े वेल्स बैठे हुए हैं, हम्म, तो आप कहाँ उसमें माइन कर पाओगे। नहीं, मैं मानता हूँ, चलो मेरा कंप्यूटर का सिस्टम स्लो है, हाँ माइनिंग करने मेरे को समय लगेगा, हाँ क्योंकि माइनिंग के लिए जो हैशिंग एल्गोरिदम को सॉल्व किया जा रहा है हाँ। उसमें समय लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हो तो जाएगा माइन, एक आध बिटकॉइन भी। नहीं, नहीं हो आज के पाएगा? टाइम नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि वो अब माइनिंग के अंदर क्या होता है, जैसे बिटकॉइन के अंदर हर 4 साल के अंदर एक हाफिंग ईयर होती है, हाँ, उसके अंदर रिवॉर्ड हाफ हो जाते हैं। हाँ। तो हाल्विंग बोलते हैं ना उसको? हाँ हाँ हाँ, वैसे उसको हाफिंग बोलते हैं, वैसे हाँ, वर्ड होता है HALVING, हाँ, हाल्विंग हाँ, हाँ। करके वर्ड होता है, अच्छा, बाहर उसको हाफिंग बोलते हाफिंग हैं। बोलते हैं। अच्छा, मतलब फॉरेन में जितनी भी मैं लोगों से सुनता हूँ उसको वो हाफिंग बोलते हैं। ओके। लेकिन पहले मैं हेल्विंग बोलता था, हाँ, लेकिन वो हाफिंग होता है जनरली। अच्छा, अच्छा, ओके। हाँ। हाँ, तो अब आज के टाइम में वो रिवॉर्ड कम होते जा रहे हैं, हुँ, तो आपका जो लैपटॉप है वो पूरा दिन भी काम करेगा तो भी नहीं कर पाएगा कुछ माइंड। तो वो नेक्स्ट टू ओह! इम्पॉसिबल है तो लैपटॉप किसी से। एक आदमी को, मान लो उसको अपना कमाई इनकम सोर्स जनरेट करना है, हम्म क्या वो एक अच्छा खासा हेवी कंप्यूटर लेकर के बैठे हम्म। और माइनिंग कर के महीने का खर्चा चला सकता है अपना? हाँ, उस पे आते हैं, वो इथेरियम के वाले में आएगा। अच्छा। तो अब क्या होता था कि 2015 के बाद में जैसे बिटकॉइन माइन हुआ, हुँ, अब बिटकॉइन का रेट बढ़ रहा है, फिर आ गया इथेरियम। तो इथेरियम के अंदर जो बिटकॉइन की जो माइनिंग मशीन होती थी वो अलग तरीके की होती थी, हुँ, लेकिन जो इथेरियम के अंदर क्या है कि आपके पास में आप अपने लैपटॉप से भी माइन कर सकते हो। हुँ, आप अपने लैपटॉप से माइन कर सकते हो, आप अपने अगर आपका वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर आप चलाते हो और आपके उसमें एक GPU लगा हुआ है, ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है, उससे भी आप माइनिंग कर सकते हो। ठीक है। तो अब ये कंटिन्यू माइनिंग चलती रही, फिर मैंने इथेरियम की माइनिंग बिल्ड करनी लोगों को बताई, हुँ, इथेरियम आने स्टार्ट हुए। इनफैक्ट क्या है कि ऐसा हुआ कि 2016 के एंड की बात है, तो
मैं साथ के साथ कंटेंट भी बनाता था क्रिप्टो का कि भाई देखो माइनिंग ऐसे हो रही है, वीडियो डालता था, सारी चीज़ें। तो 2016 के अंदर मेरे पास में एक बंदा आया, वो पलवल से आया था कि मुझे क्या कि कुछ इथेरियम दे दो। एक इथेरियम $5 का हुआ करता था, $4-5 का। आज के टाइम में अभी की जो मैं बात करूँ तो लगभग $2400 का एक इथेरियम है। ठीक है, 2 लाख के हाँ, आसपास। $4-5 का एक हाँ। इथेरियम हुआ करता था। वो आया, बोला कि मुझे ना 10 इथेरियम चाहिए। तो 10 इथेरियम का उसने मुझे पैसा दिया। बोला सर तेल फूँक के आया हूँ दूर से, 1-2 इथेरियम तो ऐसे ही दे दो। तो मैंने उसे 2 इथेरियम दे दिए और कभी हम पॉइंट में काउंट ही नहीं करते थे। तो आप सोचो कि इथेरियम इन सब की क्रिप्टो की कोई वैल्यू नहीं थी। कई सारी वेबसाइट ऐसी थी, 2 इथेरियम मतलब फालतू में दे दिए हाँ, मतलब और कोई 4 वैल्यू लाख नहीं की थी। चीज़ ऐसे ही दे दी हाँ, आज के समय आज के में। समय में हाँ, हाँ, अब बिटकॉइन भी ₹6 का हुआ करता था 2009-10 के अंदर। हाँ। 6 एक पार्ले जी की कीमत का एक बिटकॉइन हुआ करता था, आप सोचो। अच्छा, कभी ये ख़्याल आया या किसी ने बोला था कि वो ₹6 की चीज़ 1 करोड़ की हो जाएगी? देखो उस टाइम कंटेंट तो हमने ऐसे बनाए कि हाँ 100 की चीज़ 1 लाख की हो जाएगी। 1 लाख 5 लाख तक तो वो हम सोच पा रहे सोच थे। पा रहे थे, 1 करोड़ का नहीं सोच पा रहे थे। 1 करोड़ का तो नहीं सोच पा रहे थे हाँ। और वो भी इतनी जल्दी तो नहीं सोच पा रहे थे। अच्छा, आज क्या ख़्याल आता है कि बिटकॉइन कितने का हो सकता है? देखो आज जिस लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर एडॉप्शन बढ़ रहा है, हाँ। ब्लैक रॉक जैसे प्लेयर, मैं आपको 2018-19 की बात बताता हूँ। जब मैं ये कंटेंट बनाता था क्रिप्टो का, उस टाइम बहुत सारे ऐसे जो अपने यहाँ के बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, उनकी वीडियो आती थी क्रिप्टो स्कैम है। हुँ, और अभी आप देखो वो सब क्या कि क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हुँ। उस टाइम की अवेयरनेस नहीं थी। ब्लैक रॉक, वॉरेन बफे, ये सब के खिलाफ थे, बोले क्रिप्टो वर्चुअल मनी है। आज वॉरेन बफे सबसे बड़े सपोर्टर हैं बिटकॉइन के। वॉरेन बफेट सपोर्टर हैं अभी? आज बिटकॉइन की सपोर्ट, उनकी उनकी जो कंपनी है वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रही है। ओके। माइकल सेलर, हुँ, वो बिटकॉइन के खिलाफ हुआ करता था। आज के टाइम में क्या कि सबसे बड़ी अगर मैं बात करूं कि उनकी कंपनी के पास में ही बाइंग है। जब भी ओके। बिटकॉइन डाउन होता है सबसे पहला उनका ट्वीट आता है कि मैंने बिटकॉइन बाय कर लिया। इट मीन्स कि दुनिया के जो धुरंधर इन्वेस्टर्स हैं, हम्म, जो बिटकॉइन के खिलाफ थे, आज वो अडॉप्ट कर चुके हैं। अडेप्ट कर चुके हैं। अब ट्रम्प को देखो, ट्रम्प क्या कि बिटकॉइन का सबसे अगेंस्ट था। हाँ। बोले यार ये सब, आज आज ट्रम्प क्या कि हर बड़ी कॉन्फ्रेंस के अंदर उसका लड़का होता है। अभी मैं सिंगापुर के अंदर था, हुँ, तो उसके अंदर उसका लड़का आया हुआ था ट्रम्प का, एरिक हुँ, ट्रम्प। हुँ, तो आप सोचो कि कितना टाइम चेंज हो गया। एक टाइम पे इसको बिटकॉइन को, क्रिप्टो को कोई नहीं पूछ रहा था हुँ, इंडिया के अंदर। जब मैं 2018 के अंदर की बात है, एक न्यूज आई कि माइनिंग करने वालों पर 7 साल की सजा। हुँ। माइनिंग करने वालों को 7 साल की सजा। हाँ, हाँ। अब घर में न्यूज़ देखी कि भाई ये सब मत करो, और ऐसा लगा कि क्रिप्टो मतलब अब तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई ने, गवर्नमेंट ने बिल्कुल मतलब उस तरह की स्ट्रिक्टनेस आ गई थी इंडिया के अंदर। हुँ, भाई क्रिप्टो में तो आप काम कर ही नहीं सकते। हुँ। और यही मेरा मूव था कि उस टाइम पे फिर मैं मलेशिया गया, वहाँ से मैंने सारी चीज़ें करी, क्योंकि ऐसा इंडिया के अंदर एक इकोसिस्टम अच्छा, जैसे। इसीलिए आप मलेशिया गए हाँ, थे? जो मैं 2018 में गया था, तो हाँ। 2018 में जो मेरे माइनिंग हार्डवेयर आते थे वो चाइना से आते थे, हुँ, और चाइना इंडिया का चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट। ओके। और तो कस्टम, जैसे ही कस्टम के अंदर हार्डवेयर आए, भाई ये क्या है, हुँ, वो पूछते थे भाई इसमें क्या है, अब बताओ, ये चाइना से मंगाया आपने। मैं कि ये करेंसी है, बिटकॉइन है, डिजिटल। उतना अच्छे उनको से मैं समझ भी नहीं नहीं आता एक्सप्लेन। होगा। बोले करेंसी, फेक करेंसी प्रिंट करते हो क्या। हुँ, अब उनको एक्सप्लेन करना, हाँ। प्लस में क्या है कि आपको पता है कि इतनी आसानी से कस्टम वाले नहीं छोड़ते हैं। हुँ, 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 हुँ। तो जो मेरा हार्डवेयर आता था उससे 30-40% मेरे ऐसे ही कॉस्ट लग जाता था, और वो ओह! 2-2 महीने और रुकता था हार्डवेयर हुँ, वहाँ पर। हुँ, अब एक तरीके से मैं यहाँ पर पैसा बना रहा हूँ, फिर दूसरा क्या है कि मेरा माइनिंग हार्डवेयर नहीं आ पा रहा। तो ऐसी मुझे बहुत दिक्कतें हुई स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं हुँ। थी इसके बारे में। तो मलेशिया ही क्यों चुना? मलेशिया एक तो क्या है कि सबसे नियरेस्ट है यहाँ पर, हुँ, और दूसरा मलेशिया के अंदर अभी भी आप माइनर्स के अंदर देखोगे तो टॉप 10 के अंदर माइनिंग में आता है। नहीं, दुबई भी तो ऑप्शन हो सकता था। नहीं, दुबई काफ़ी हीट है दुबई के अंदर। अच्छा, 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 औ माइनिंग के लिए और ठंडा हाँ, चाहिए आपको। हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी भी कॉस्टली है दुबई के अंदर। ओके। वाटर की दिक्कत है ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें दुबई के अंदर काफ़ी महँगी हैं, और हाँ, लिविंग कॉस्ट ऑलरेडी हाई है। हाँ। तो और सारे इवेंट होते थे मेजर सिंगापुर के अंदर, और हुँ, इसीलिए जो मुझे इवेंट का एक्सपोज़र मिला वो बहुत ईज़ी मिल गया मुझे, मलेशिया से सिंगापुर। मेरी सिर्फ़ जो फ्लाइट है आज की डेट में, अभी की बात करूँ, तो इंडिया में शायद मेरे ओला, उबर का इतना पैसा लग जाता होगा जितने की वहाँ की फ्लाइट है। ₹500 की फ्लाइट, ₹1000 की फ्लाइट, मलेशिया से सिंगापुर? मलेशिया से सिंगापुर। ₹500? 500-1000 बस। ओह! और टाइम कितना लगता है? 1 घंटे। अच्छा, अच्छा, हुँ। मतलब दिल्ली से जयपुर? हाँ, दिल्ली से जयपुर। तो हाँ। बहुत ईज़ी होता था कि आप मॉर्निंग में गए हुँ, कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, आप इवनिंग में आ गए।
ओह! और सारी फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस दुबई से पहले सारी सिंगापुर में ही होती थी। अच्छा, अच्छा। दुबई ने बाद में अडॉप्ट किया है क्रिप्टो को, सिंगापुर ने पहले किया है। अच्छा, हुँ। ओके। आप जितनी भी फाइनेंशियल चीज़ें देखोगे सारी सिंगापुर के अंदर ही होती थी। आज भी ऐसा ही है क्या? आज भी काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर सिंगापुर के अंदर ही होती है। लेकिन अब दुबई में भी होने लग गया। हाँ, दुबई काफ़ी लीड कर रहा है, क्योंकि दुबई में हुँ, 0% टैक्सेशन भी है। अच्छा, ओके। तो जब ये 2018 2019 के अंदर जब बिटकॉइन, ब्लॉकचेन ये चीज़ ऐसी थी, इंडिया के अंदर बहुत ही कम अंडरस्टैंडिंग थी हुँ, इन सब के बारे में। तो फिर उसके बाद में कुछ पार्टनरशिप्स हुई, हुँ, क्योंकि एक तरफ खाली मेरा पैसा आ रहा था माइनिंग से ही खाली, हुँ, और दूसरा मेरे पास में जो सोर्स बना, फिर कंटेंट से यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज हो गए। हुँ, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लग गया क्रिप्टो की तरफ। लोग देख रहे हैं यार कुछ तो है। और फिर उसके बाद में एक डीएनए पे सुधीर चौधरी का वो जर्नलिस्ट है काफ़ी फेमस, जी हुँ, न्यूज़ पे थे उस हुँ, टाइम हुँ, पे, हुँ, कि भाई ये किस तरीके से बिटकॉइन काम करता है। हुँ। अच्छा, वो बता रहे थे? हाँ, वो बता रहे थे। हाँ, तो इंडिया के अंदर सबसे पहले ही उनका न्यूज़ में सबसे पहले उन्होंने ही कवर किया था 30 अच्छा, मिनट का। अच्छा, अच्छा, ओके, तो लोगों में, इंडिया के लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ी। ओके। फिर हुआ क्या, एक तो मेरे साथ में 2015 के अंदर ये सब कुछ हो गया। 2019 के अंदर क्रिप्टो प्लस क्या है कि बहुत सारे नए प्रोजेक्ट आए, आईसीओ आए हुँ, 2018 हुँ, 2019 के अंदर। जो पैसा मैंने वहाँ से कमाया वो एक आईसीओ में लगाया, और वो आईसीओ, हाँ, आईसीओ। तो ठीक है। आईसीओ जैसे आईपीओ होता है, हाँ, ऐसे ही आईसीओ चलता है क्रिप्टो हाँ, में, हाँ, हाँ, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, हुँ, जिसके अंदर अ, इतने सारे प्रोजेक्ट आए कि हम इथेरियम जैसे किलर आएंगे, हम इथेरियम किलर है, ये सोलाना किलर है, हुँ। ये बिटकॉइन से भी बेटर है। और वो सारी सारी पोंजी स्कीम थी, ओह! पोंजी स्कीम? सारी पोंजी स्कीम थी। तो उनके अंदर एक तरफ से कमाया, मैंने सोचा कि बिटकॉइन तो हाथ से छूट गया, हुँ, वहाँ भी एक मैंने झटका खाया। तो कभी भी क्या है ओह! कि जो टॉप करेंसी है वहीं इन्वेस्ट करो। हाँ, ऐसे इधर-उधर के आपने कॉइन लॉन्च कर दिया, मैंने लॉन्च कर दिया, ये बहुत लॉन्ग रन में नहीं चलने वाले, जब तक कि उनकी ओह! टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ। तो मीम कॉइन से बच के रखें मीम कॉइन से बच के और रहें। ऐसी क करेंसी जो नया-नया है, जिसके बारे में नहीं सुना, उनसे बच के रहें। देखो मीम कॉइन में क्या है कि आप इतना इन्वेस्ट करो कि हुँ, आपको पता है कि आपने डाल दिए, जैसे आपने पोर्टफोलियो आपका अगर 9 आपका $100 का पोर्टफोलियो है, तो आप $90 तक आपने सेफ एसेट में ही डालो। हाँ, $10 हैं आपके पास में, हुँ, $10 में आप $5 का फ्यूचर ट्रेड में ले सकते हो, $5 का रिस्क ले सकते हो आप मीम कॉइन के अंदर। गए तो आपके $5 जाएँगे। क्योंकि हुँ, मीम कॉइन ने भी प्रॉफिट बहुत दिया है पास्ट के अंदर। हाँ। एलोन मस्क का एक ट्वीट कॉइन को 10x कर देता था। मैंने ऐसे कई सारे मीम कॉइन देखे हैं, एक दिन में 1,00,000% की ग्रोथ, हाँ, बिल्कुल है। एक दिन में। एक दिन में है। लेकिन यही देख कर के बाकी अर्जी-फर्जी मीम कॉइन बहुत आते हैं, जो कि लोगों का पैसा लेके जाते हैं। बिल्कुल। तो हुँ, तो होता क्या है कि एक अच्छी चीज़ चलने लगती है तो उसकी कॉपी बहुत आ जाती है। हाँ। अच्छा, एक सवाल मेरा बीच में रह गया। हुँ, वो अगले 10 साल में हुँ, और उसके बाद 20 साल में और उसके बाद 50 साल में हुँ। बिटकॉइन की प्राइस कितनी हो सकती है? आपको क्या लगता है? अगले 20 साल में पहले बताइए कितना हो सकता है? देखो, जिस हिसाब से अभी मार्केट चल रही है, मार्केट के अंदर अभी रिटेल ट्रेडर तो अभी तक थे। लेकिन अब रिटेल ट्रेडर के साथ-साथ में जो बड़ी-बड़ी व्हेल्स हैं, उन इंस्टीट्यूशंस आ चुके हाँ, हैं। हुँ, इंस्टीट्यूशन आ चुके हैं, उनका एक्सपोज़र पूरी तरीके से, क्योंकि वो वैलिडेट करते हैं। हुँ, जैसे पहले क्या होता था कि रिटेल ट्रेडर इन्वेस्ट हुँ, कर रहा है। आज के टाइम में एलोन मस्क जैसा बंदा सपोर्ट करता है बिटकॉइन को। हाँ। अब एलोन मस्क ऐसा कोई स्कैम को या फर्जी चीज़ को तो नहीं सपोर्ट करेगा। हुँ, 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 ब्लैक रॉक जैसा प्लेयर, जो ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में क्या है कि जो जिसका इन्वेस्टमेंट लगभग हर कंट्री के अंदर है, हुँ। वो अगर इसको सपोर्ट कर रहा है तो डेफिनिटली क्या है कि उस एसेट की कुछ वैल्यू है। ब्लैक रॉक, हाँ, माइक्रो स्ट्रैटेजी। माइक्रो स्ट्रेटजी, हुँ, माइक्रोसॉफ्ट, हुँ, ये सब क्या है कि आप क्रिप्टो को एडॉप्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके बारे में जब इस तरह के प्लेयर आते हैं तो वो काफ़ी रिसर्च करके आते हैं। हुँ। वो ऐसे नहीं कि ब्लॉक रैंक ने आज, क्योंकि ब्लैक रॉक के पास में जो टीम है वो उस लेवल की टीम है, वो हर चीज़ को क्या है कि बहुत डिटेल में स्टडी तो इससे करती है। रिटर्न्स पर फ़र्क पड़ेगा? अगर ये व्हेल्स आ रहे हैं तो? देखो वेल्स का कभी टारगेट ऐसा नहीं रहता कि वो आ जाए 3 महीने बाद 10% में बेच देंगे। हुँ, उन्हें पता है कि अगर वो कहीं भी एक्सपोज़र ले रहे हैं, तो वहाँ पर उनका लॉन्ग टर्म का प्लान है, और वो जिस लेवल के ऊपर अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस लेवल हुँ, के ऊपर वो देख रहे हैं कि अभी क्रिप्टो फ्यूचर है, उन्होंने कई सारे ऐसे भी पॉजिटिव ट्वीट भी किए हैं कि भाई हम 500,000 का देख रहे हैं, 1 मिलियन का देख रहे हैं 2030 तक। हुँ। तो देखो 1 मिलियन तो जाना ही है। ये तो 2030 तक 1 मिलियन। तो आप कह रहे हो 2030 तक हाफ ऑफ मिलियन मतलब 4-5 करोड़ रुपए का एक बिटकॉइन हो जाएगा 2030 तक। आराम से, सुन लो भैया, 2030 तक 4-5 करोड़ का एक बिटकॉइन। कम से कम इतना होगा। ये आप कह रहे हो या स्टडीज़ कह रही हैं? जिस लेवल के ऊपर
इंस्टीट्यूशन का एक्सपोजर मार्केट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। हम्म अब देखो वॉर वाली सिचुएशन के अंदर भी बिटकॉइन के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं है। हम्म मैंने कोविड वाला वो टाइम देखा है जहां पर बिटकॉइन लगभग $3000 के आसपास पहुंच गया था। हम्म ऐसा लगा कि खत्म हो गया। मतलब मैं खुद ये देख के हैरान रह गया कि भाई इस लेवल के ऊपर गिर रहा है, मैंने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया। इससे प्रॉपर्टी में करता, हम्म प्रॉपर्टी का रेट ऐसे नहीं गिरता। हम्म तो वो टाइम देखा है जहां पर बिटकॉइन इतना ज्यादा वॉलेटाइल था। आज इतना पूरे वर्ल्ड के अंदर वॉर वाली सिचुएशन है। आईटी के स्टॉक मार्केट इस जिस लेवल के ऊपर गिर रही है, हम्म उस लेवल के ऊपर आप देखोगे बिटकॉइन ने काफी पॉजिटिव मूव भी दिया है। बिटकॉइन डाउन जरूर आया है, हम्म बट जिस तरीके की वर्चुअल करेंसी है उस हिसाब से ये बहुत बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। मैं तो 60,000 का वेट कर रहा हूँ। 60,000 होगा क्या बिटकॉइन? अभी 59 तक आया था, लग रहा है कि अपने राइट मिस कर दी। कब आया था 59? अभी 60 तक गया था, जो लोवेस्ट हिट किया है अभी। कब? इधर 1-2 दिन की बात कर रहे हो नहीं आप? नहीं, तो टाइम हो गया। हाँ, तब वो शायद मैंने मिस कर हाँ, दिया। ठीक है। अभी 74 के आसपास चल रहा है। हाँ, अभी क्या लगता है कहाँ तक आएगा लोएस्ट बिटकॉइन? अभी मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी जिस लेवल के ऊपर ये वॉर आगे ना बढ़े तो बॉटम हिट कर चुका है। यही बॉटम है? यही बॉटम अब बिटकॉइन मतलब ऊपर की तरफ ही जा सकता है? है। हर कोई प्रेडिक्ट कर रहा था इस वॉर के अंदर बिटकॉइन जाएगा $30,000, हम्म $35,000। लेकिन जिस लेवल के ऊपर इंस्टीट्यूशन बाइंग हो रही है हम्म और बड़े प्लेयर बैठे हैं, हम्म जब इस तरह की सिचुएशन होती है हमेशा क्या कि बिटकॉइन शार्प क्रैश होता है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है वो डिप में बाई कर रहे हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि बाइनेंस से के ऊपर किसी ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। बल्क में बिटकॉइन बाय हो रहे हैं, और बल्क में कोई एक आम आदमी तो बाय नहीं कर रहा होगा एक बार में 100 बिटकॉइन, 200 बिटकॉइन, ऐसे ऑर्डर चल रहे थे वहाँ पे। 100 बिटकॉइन, 50 तो बिटकॉइन। बिटकॉइन की जो पास हिस्ट्री है हम्म, क्रैश होने वाला, हालांकि 60-70% क्रैश तो हो ही चुका है, हम्म। लेकिन हम तो 80% 90% भी क्रैश देख चुके हैं, 99% क्रैश भी देख चुके हैं बिटकॉइन का। हम्म। तो ये क्रैश इस बार का मैक्सिमम है या इससे भी ऊपर का क्रैश? मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा क्रैश होगा, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी हो, हम्म कोई भी करेंसी हो, जब वो नई आती है और उसका एडप्शन नहीं होता तो होता क्या है कि कोई भी मार्केट में र्यूमर भी आ जाती है ना हम्म कि देखो ये फेक है या फिर यहाँ पर ये नहीं चल पाएगी, तो लोग क्या है कि पैनिक, जो बायर है ना वो भी पैनिक सेलर बन जाता है। हाँ जिसको पता है कि मैं होल्ड करके बैठूंगा, हाँ मेरा 5 साल का पीरियड मुझे लेके चलना है, हाँ वो भी सोचेगा नहीं यार ये तो गिर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भाई कुछ ही ना बचे, भेज दो इसे। तो पैनिक में वो और पैनिक फैलाता है। ओके हाँ और आज के टाइम में लोगों ने देख लिया पास्ट हिस्ट्री के अंदर कि जब जब बिटकॉइन नीचे गिरा है, जितना नीचे गिरा है हम्म उससे ऊपर उसने जंप लिया है। हम्म और वो ऐसा जंप लिया है तो लोग कि गिरना ही नहीं दे रहे फिर। हाँ आपकी बार गिरने ही नहीं दे रहे। गिरना ही नहीं दे रहे लोग। ओके और बहुत लोग ऐसे हैं जो आज के टाइम में जिन्होंने अपने हार्डवेयर वॉलेट के अंदर, तो वॉलेट का भी मैं बता देता हूँ। तो अब जैसे आपका हार्डवेयर वॉलेट यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। अब उन हार्डवेयर वॉलेट होता है कुछ लोग क्या कि सॉफ्ट वॉलेट के अंदर क्रिप्टो रखते हैं, कुछ लोग क्या कि एक्सचेंज के ऊपर रखते हैं। एक्सचेंज के ऊपर उतनी क्रिप्टो रखनी चाहिए जितना आप क्या कि ट्रेड कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने 10 बिटकॉइन लेके आपने होल्ड करके छोड़ दिए एक्सचेंज पे, एक्सचेंज हैक हुआ, आपका सब कुछ गया। आपके पास में हार्डवेयर वॉलेट होता है, हार्डवेयर वॉलेट के अंदर प्राइवेट की होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने लैपटॉप पे रखी, वो की हो गई, मुझे पता ही नहीं था हार्डवेयर वॉलेट क्या होता है। लेकिन अगर हार्डवेयर वॉलेट होता मेरा और उसकी प्राइवेट की मेरे पास में होती, तो उसके अंदर क्रिप्टो कहीं नहीं जाता, क्योंकि वो आपका इंटरनेट से भी कनेक्टेड नहीं होता हार्डवेयर। अच्छा, ये हार्डवेयर वॉलेट किसी को कैसे खरीदना चाहिए, कैसे सेटअप करना चाहिए, ये जरा समझाओ। देखो इसके ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के हार्डवेयर वॉलेट है। और ये वीडियो मैंने 6-7 साल पहले बनाई थी। इंडिया के अंदर शायद मेरी वीडियो हो गई हिंदी में वो उस टाइम की। जो हार्डवेयर वॉलेट है आपका, वो ऑफिशियल वेबसाइट से खरीदो हमेशा, अमेजॉन वगैरह से नहीं। नहीं अमेजन वगैरह से। देखो होता क्या है कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आप खरीद रहे हो तो आपको गारंटी है कि वो आपका जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है। आप सोचो कि मैंने एक प्रोडक्ट बाय किया और मैं बन गया रीसेलर, अनऑफिशियल रीसेलर बन गया, और मैंने आपको हार्डवेयर वॉलेट आपको भेज दिया। वो टेम्पर्ड हो सकता है, और उसको मैंने ऑलरेडी टेम्पर करके रखा हुआ है कि जैसे ही आपने सेटअप किया, अपना वॉलेट डाला, वो सीधा मेरे पास में आ जाएगा। और हर बार क्या होता है, एक स्कैम और चल रहा है अभी। जैसे आपने हार्डवेयर वॉलेट खरीद लिया, अब लेजर कंपनी है जो हार्डवेयर वॉलेट प्रोवाइड करती है, कई सारी कंपनी है, सेफ फाल है, लेकिन लेजर कंपनी का डेटा लीक हो गया। अब डेटा लीक में क्या था कि उसमें सबके कस्टमर के एड्रेस थे। उन्होंने क्या किया, स्कैमर्स ने उन एड्रेस के ऊपर सबको एक नया हार्डवेयर वॉलेट भेज दिया कि देखो हम आपको एज गिफ्ट दे रहे हैं। ओके, अब वो था टेम्पर्ड वाला। लोगों ने समझा यार फ्री में देखो कंपनी ने दिया है,
उन्होंने अपनी उसमें भी क्रिप्टो डालनी स्टार्ट कर दी। हम्म, उसमें जैसे ही क्रिप्टो डाली उधर गायब। तो इस तरह की बहुत सारे स्कैम्स हैं। तो हमेशा क्या है कि ऑफिशियल वेबसाइट से बाय करो, और ओके कभी भी कोई भी कंपनी आपसे आपकी प्राइवेट कीज नहीं पूछेगी। ओके, मतलब ये तो लर्निंग लेसन ऐसा है कि प्राइवेट कीज शेयर ही मत करो, किसी को भी किसी नहीं। को मत शेयर करो। हाँ, जैसे बैंक कहती है कि ओटीपी बैंक कभी नहीं हाँ, पूछता, वैसे प्राइवेट की कोई नहीं पूछता। कोई नहीं पूछता। कोई पूछ रहा है तो वो फ्रॉड ही है। फ्रॉड ही 100% फ्रॉड है। हाँ, ठीक है। अच्छा, इथेरियम का क्या गणित है? बिटकॉइन चलो 5x हो सकता है 2030 तक, यानी कि अगले 4 साल में 5x बिटकॉइन हो सकता है। इथेरियम कितना हो सकता है? देखो, इथेरियम को हम जनरली ऐसा देखते हैं, बिटकॉइन को गोल्ड की तरह हम्म, देखते हैं, इथेरियम को सिल्वर की सिल्वर की तरह तरह देखते देखते हैं। हैं। अब जो इथेरियम के ऊपर क्या है कि टेक्नोलॉजी, मतलब जो इथेरियम के ऊपर बहुत सारी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस बन रही हैं जिनको हम डैप्स बोलते हैं। हम्म, और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन ये ऐसी एप्लीकेशन है, जैसे हम फेसबुक यूज कर रहे हैं या हम यूट्यूब के ऊपर ये वीडियो डालेंगे, यूट्यूब हम यूज कर रहे हैं। हम्म, तो यूट्यूब एक तरीके से सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर जो रेवेन्यू आ रहा है और जो प्रॉफिट बना रहा है वो एक कंपनी बना रही है। हम्म, अब डिसेंट्रलाइज की जो वीडियो प्लेटफॉर्म है उनके अंदर क्या होता है कि आप हो और आपके सामने टेक्नोलॉजी है, हम्म, मतलब बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है। तो जो डैप्स वगैरह जितने भी इस तरह की एप्स हैं वो सब क्या है कि इथेरियम के ऊपर बन रही है। हम्म। तो इसलिए क्या है कि इथेरियम का जो यूज केस है वो बहुत है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे जैसे होता लाइक है। चांदी का यूज केसेस हाँ, बहुत है, ऐसे इथेरियम का यूज केसेस बहुत है। इथेरियम का भी यूज केस बहुत है। ओके। तो जो चीज़ क्या है कि बिटकॉइन पे नहीं हो सकती वो इथेरियम पे हो रही है। वो उसका एक तरीके से अल्टरनेटिव है। तो जब बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है तो उसके प्राइस को इथेरियम काफ़ी हद तक फॉलो करता है। लेकिन जो इस साइकिल में जितना एक्सपेक्टेड था उतना फॉलो नहीं किया, क्योंकि कम से कम इथेरियम अभी $4 से $5 होना चाहिए था। ओके। तो इथेरियम ने उस लेवल का भी परफॉर्म नहीं किया। और इनफैक्ट क्या कि जो ऑल्ट कॉइन है, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन ऐसे हैं जो इस मार्केट के अंदर नहीं चल पाए अभी। तो क्या अगर इथेरियम के यूज केसेस ज्यादा हैं, हम्म, तो बिटकॉइन जिस स्पीड से बढ़ रहा है हम्म। उससे ज्यादा स्पीड से कल को इथेरियम बढ़ सकता है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। पास्ट में भी हमने ऐसा कई बार देखा है, जहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस एक लेवल के ऊपर स्टेबल हुआ और लोग क्या कि प्रॉफिट बुक करते हैं। प्रॉफिट बुक करने के बाद में वो सेकंड नंबर कॉइन के अंदर डालते हैं। और जो बुल रन आता है उसके अंदर भी ऐसे ही होता है। जैसे बिटकॉइन क्या है, एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। आदमी के पास में ऑप्शन क्या बचा कि भाई हाँ, जैसे गोल्ड बाहर हुआ, सिल्वर लोगों ने बाय किया, फिर लोग कॉपर बाय करेंगे। और अभी हमने पास्ट में देखा ये भी कि कॉपर के तो अब लोग दुकानों में वो बेचने लग गए, बार बना बना करके। तो आदमी गोल्ड कैसे अफोर्ड करेगा, गोल्ड इतना महंगा हो गया। तो लोग सिल्वर पे जाएंगे, फिर कॉपर पे जाएंगे, फिर और कुछ होगा उस पे जाएंगे। तो सेम इसी तरीके से लोग इथेरियम पे भी जाएंगे और इथेरियम का प्राइस भी एक्सपेक्टेड है कि बिटकॉइन की प्राइस को फॉलो करेगा। तो मतलब इसका मतलब ये निकल रहा है कि इथेरियम ज्यादा रिटर्न दे सकता है बिटकॉइन से? बिल्कुल दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। हाँ, बट लेकिन फिर भी पोर्टफोलियो कहेगी अपना जो मेजर एक्सपोजर है वो बिटकॉइन में रखो, क्योंकि बिटकॉइन अच्छा, किसी को अगर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो क्रिप्टो में, हाईएस्ट रिटर्न पॉसिबिलिटी के लिए, उसको बिटकॉइन में जाना चाहिए, इथेरियम में जाना चाहिए? देखो, इसके अंदर क्या है कि आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई आप सीधा खाली बिटकॉइन में लगा दो, जो वॉरेन बफे वाली लाइन है कि आप सारे एग्स एक ही बाउल के अंदर पुट मत करो। बिटकॉइन के अंदर ऐसा भी देखा है हमने, काफी टाइम तक स्टेबल रहा, लेकिन ऑल्ट कॉइन बढ़ने लग गए। और जैसे अभी हम मीम कॉइन का डिस्कस कर रहे थे, 1-1 लाख% तक भी बढ़ते हैं। तो पोर्टफोलियो को अपने को एक स्मार्ट तरीके से एक डाइवर्सिफाई करो प्रॉपर तरीके से। जैसे आपका बिटकॉइन के अंदर हो गया, आपका 40% आप बिटकॉइन के अंदर डालो, 20% 30% आप क्या कि लार्ज कैप कॉइन की तरफ डालो। जैसे इथेरियम हो गया आपका, सोलाना हो गया आपका, रिपल हो गया, BNB हो गया। ये सब ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर क्या कि कुछ ना कुछ यूज केस है जो इंडस्ट्री की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे बाइनेंस का नेटवर्क टोकन है BNB। अगर आप BNB को होल्ड करते हो तो उनके पास में जो लिस्टिंग आती है, नए प्रोजेक्ट्स आते हैं जो उनके पर्टिकुलर लॉन्च पैड के ऊपर आते हैं, तो आपको वो कॉइन फ्री में मिलते हैं। ओके। प्लस में क्या है कि आपकी जो ट्रेडिंग की फीस है वो 25% कम लगती है। ठीक है। और कॉइन तो है ही आपका ही। तो ऐसे बहुत सारे मतलब यूज केसेस हैं। और उन यूज केस के अंदर आपको आम के आम गुठलियों के दाम वाली चीजें आपको मिल रही हैं, जो कि बिटकॉइन के अंदर आपको नहीं मिलती हैं। तो अपने अब बाइनेंस एक ऐसा इकोसिस्टम है, कॉइन मार्केट कैप उसी का है। ज्यादातर जितनी भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं, 90% एक्सचेंजेस उसी की लिक्विडिटी को यूज करते हैं। हाँ। वो ऐसे है कि एक्सचेंज बाइनेंस है, सारा कुछ वो मैनेज कर रहा है। उसने कहा कि API दे दी, बस यहाँ पर जो दिखाने वाला जो यूजर इंटरफेस है वो इंडियन एक्सचेंज का हो गया, पीछे से काम उसी का हो रहा है। तो जब वो इतना बड़ा प्लेयर है, उसके अंदर अगर
थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज आई तो वो पूरी मार्केट को खराब कर सकता है। इस लेवल का प्लेयर है बाइनेंस अभी। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी से लेके हर चीज़ क्या है कि बाइनेंस के ऊपर है, नंबर 1 का एक्सचेंज है। तो जब बाइनेंस जैसा प्लेयर है उसके नेटिव टोकन को बाय करो। तो ये जो अब जैसे 40% बीटीसी में हो गया, 30% में आपका ये लार्ज कैप हो गए, फिर आपका बचा 10%। 10% मार्केट के अंदर बहुत सारे नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, नए प्रोजेक्ट आते हैं और वो नया कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेके आते हैं। जैसे इथेरियम सिलो था तो उसका एक अल्टरनेटिव आ गया सोलाना। ठीक है। सोलाना इतना फास्ट है कि आपने ट्रांजेक्शन किया, खट से वो आपका ट्रांजेक्शन डन हो गया और कम फीस के साथ में। जो इथेरियम के साथ में क्या फीस बहुत लगती थी, अभी वो फीस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, काफी हद तक सॉल्व हो चुकी है। लेकिन अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ चाहिए था तो उसका आ गया सोलाना ने काफी अच्छे लेवल का काम किया। मुझे बहुत अच्छे से याद है $1 का सोलाना हुआ करता था और मैंने $1 के ऊपर उनकी प्रमोशनल वीडियो बनाई है। ओके। और 200 अभी इसी की बात करूं मैं, लास्ट ईयर की लगभग $300 के आसपास तक उसका प्राइस गया है, 290 के आसपास तक $1 का कॉइन। अभी $12 के आसपास का है। हाँ, तो और उससे पहले $8 के आसपास आया। तो आप देखो कि जो इस तरह के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो एक हाई रिटर्न भी देते हैं आपको। तो आपको पोर्टफोलियो अगर आप डाइवर्सिफाई करके रखोगे जी, हाँ आपने एक तो ऐसी जगह लगा लिया जहां पर रिस्क कम है, प्रॉफिट होगा स्लो होगा। दूसरा आपने ऐसी जगह लगा लिया वहां थोड़ा सा वॉलेटाइल है, प्रॉफिट भी होगा तो ज्यादा होगा, लॉस भी होगा तो भी ज्यादा हो सकता है। फिर आपके आ गया लास्ट कैटेगरी आपकी आ गई मीम कॉइन की और फ्यूचर ट्रेड की। ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो फ्यूचर ट्रेड तो बिल्कुल अवॉइड करो, उसको तो मतलब ही नहीं है। आपका 5% जो मीम कॉइन के अंदर वो ऐसा है कि डाल के भूल जाओ वाला ऐसा। अगर आपने 10 मीम कॉइन बाय करे, एक मीम कॉइन भी चल गया और वो ऐसे 1,00,000% बढ़ गया तो आपका ₹1 मान के चलो 1,00,000 बन गया। एक मेरा ऐसे ही मैंने मीम कॉइन ₹1 से 1,00,000 बन गया खर्च से। मैं ऐसे ही एक मीम कॉइन बाय किया था मैंने, शिबा इनू। मैंने बस उसमें अगर मैं आइनर बताऊं ₹500 डाले होंगे और मैं देख रहा हूँ मॉर्निंग में मैंने डाले हैं 48 आवर्स, क्योंकि ₹500 का ये खो जाए ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। ₹7,49,000 उसके बन गए मेरे 48 आवर्स में। ₹500 से ₹7,49,000 48 आवर्स में बन गए। 48 आवर्स। ओके। क्योंकि एलोन मस्क का ट्वीट आया उसके बाद में वो कॉइन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो उसके बाद आपने क्या किया, वो पैसे निकाल लिए रुके? नहीं, मैंने तो जैसे 749 देखा तो तुरंत निकाल लिया और मुझे लगा 7,490 है। जब मैंने उसका रिकॉर्ड डिजिट देखा मैं कि पोर्टफोलियो की वैल्यू इतनी ज्यादा कैसे हो गई। तो मीम कॉइन इज टू रिस्की, बट आप उसके अंदर वही ये पैसा डालो कि जो आप बिल्कुल रेडी हो कि भाई गया तो गया, उसका नाम ही मीम है। तो आप क्या कहते हो, मतलब कोई अगर ये स्ट्रेटजी अपनाए कि हर महीने वो 20 मीम कॉइन खरीदेगा, कोई एक आध चल जाए, या हो सकता है कि 20 के 20 डूब जाए, कि लॉटरी जैसा नहीं लग रहा? नहीं देखो, मीम कॉइन तो बना ही इसलिए है। अब हम मीम बनाते हैं किसी की तो मीम ही है। एक वो है वहाँ का जानवर है थाईलैंड का, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो उस जानवर के नाम की मीम बना दी। अब वो मीम बनाई और उसने एक ही दिन के अंदर वो 50,000% बढ़ा, अगले दिन फिर 30,000% बढ़ा, ऐसे करके वो कंटिन्यू उस प्राइस के ऊपर गया कि अगर किसी ने उसके अंदर मात्र ₹100 डाले होते तो वो हो सकता है 5 लाख रुपए हो जाते, 10 लाख रुपए हो जाते। तो मीम की पावर मतलब बहुत ही कम लोग समझते हैं। डॉज कॉइन रेडिट जो ये वेबसाइट है इसके ऊपर कमेंट करते थे, आपको ऐसे ही 1-1 लाख 2-2 लाख तो फ्री में ही डॉज कॉइन मिल जाते थे। बिटकॉइन का भी सेम ही है, आप कमेंट करो आपको 2 बिटकॉइन मिल गए, 3 बिटकॉइन मिल गए, कोई पूछता ही नहीं था। तो मीम कॉइन पे आप स्ट्रेटजी क्या अपनाते हो इन्वेस्टमेंट के लिए? क्या करना चाहिए? मीम कॉइन पे देखो मेरा ये रहता है कि मीम कॉइन में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन उतना इन्वेस्ट करता हूँ जितना मुझे पता है कि हाँ जा सकता है। और अगर कुल मिला के देखोगे कि 10 मीम कॉइन डाले तो एक भी चल गया तो वो ऐसा बना देता है प्रॉफिट कि आपका जो 90% पोर्टफोलियो नहीं बना पा रहा है। मीम का भी सीजन आता है, एक मीम सीजन बोलते हैं जिसे हम। जैसे बुल रन हो गया एक आपका, एक ऑल्ट सीजन में मींस लाइक अदर देन बिटकॉइन बाकी कॉइन पंप हो रहे हैं। ऐसे ही एक मीम सीजन आता है और मीम सीजन में कुछ भी होगा, कोई हो सकता है ऐसा भी देखा है मैंने, किसी ने क्या कि अपने पप्पी आइनू नाम रख दिया, किसी ने शिबा इनू आ गया आपका, एक आपका फिलॉकी है, कोई भी जानवर है, कोई भी पक्षी है, कोई भी कुछ भी है, सबका
कोई बर्ड है फेमस, हर किसी के नाम का लोग मीम बना देते हैं। ठीक है। और जहाँ एक इन्वेस्टर ने मोटा पैसा डाल दिया वो चल गया। कुछ टॉप 5 मीम कॉइन के नाम बताओ। देखो अभी जो मार्केट है, हम्म, अभी जो मार्केट की कंडीशन है इस टाइम तो मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई अब मीम की तरफ जाओ ज़्यादा। हम्म, पहले कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप जो टॉप लार्ज कैप कॉइन है उनकी तरफ जाओ। हम्म, मीम में जो फेमस मीम है उनमें जा सकते हो। अब जैसे डॉज कॉइन है, डॉज कॉइन का यूज केस आप कह सकते हो कि काफ़ी लेवल के ऊपर कम्युनिटी काफ़ी बड़ी है। इनकी भी कम्युनिटी होती है बहुत बड़ी। ये जब मैं थाईलैंड के अंदर गया तो देखा कि जितना बड़ी कम्युनिटी बिटकॉइन की नहीं है वहाँ पे उससे ज़्यादा मीम कॉइन की है। वो मुझे लेके गए, उन्होंने घुमाया दिखाया, बोला कि देखो ये पूरी मीम की कम्युनिटी है। कम्युनिटी है, इसका कहने का मतलब क्या है? कम्युनिटी देखो कम्युनिटी का क्या होता है, आप कह सकते हो कंट्रीब्यूटर, ये डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है। हाँ, और डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कंट्रीब्यूटर्स होते हैं जो उस हाँ, कॉइन को, उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब उसका कोई यूज केस तो कुछ खास है नहीं। हाँ, 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 अभी एक पेंगुइन करके एक बर्ड था, हम्म, अ, उसका मीम कॉइन बना हुआ है, मलेशिया से ही चलता है वो। ओके। और उसकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग है कि आप कहीं इवेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर हो तो आपको एक तरीके से वो पूरी कम्युनिटी एक साथ मिलके काम करती है। इवेंट होस्ट कर रही है कम्युनिटी, कोई उसका यूज केस बना रही है, कोई तो ओ, एक पजी पेंजिन करके है, उसका है भी है। इसी तरीके से क्या डिफरेंट डिफरेंट मीम कॉइन है, तो इनकी कम्युनिटी है, ये ग्रुप है ओके, ओके, और ये ओके। ग्रुप मिलके काम करता है। कुछ ऐसे मेम कॉइन जिसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर आ जा सकता है? अभी तो मैं यहाँ पर कहूँगा जैसे डॉज कॉइन है, शिबा इनू है। शिबा इनू की सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, तो छोटा छोटा एक्सपोजर लेने में दिक्कत नहीं है। फ्लॉकी है आपका, डॉज हो गया, सीबा हो गया, फ्लॉकी हो हाँ, गया, और भी हैं बहुत सारे, बट उतना अभी नाम लेने लायक नहीं हो हाँ, सकता। अभी उनके अंदर ना वॉल्यूम नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो लोगों के पास में लिक्विडिटी होती है ना, हम्म, लोग कैसा पैसा बनाते हैं, पहले लोगों ने बिटकॉइन से बनाया, हम्म, फिर ऑल्ट कॉइन से बनाएंगे। हम्म, ऑल्ट कॉइन का जो प्रॉफिट है उसको कहीं डालेंगे, और लास्ट में जो मीम सीजन होता है वो आपका पोर्टफोलियो मतलब वो बहुत ऊपर तक जाएगा। वो एक ऐसे नंबर पे जाएगा अनएक्सपेक्टेड। लोग कैसे बाय करते हैं मीम कॉइन को, फोमो में बाइंग करते हैं। जैसे आपने 1 रुपए का कॉइन है, वो 1000 का हो गया। आप बोलोगे मैं नहीं बाय कर रहा भाई, अब तो 1000 का हो गया, वो 2000 का हो जाएगा। आप बोलोगे यार देख 1000 का था, मैंने नहीं बाय किया, वो 2 का हो गया, फिर वो होगा 5 का। आप बोलोगे यार अब तो ये 10 का जाएगा। आपने 1 पे नहीं बाय किया, 2 पे बाय नहीं किया, 5 पे बाय नहीं किया। आप उसके बाद में जब उसके ऊपर जा रहा है, आप ही खुद कह रहे हो, जो आप एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहे थे 1000 से 2000 भी जाएगा, वो आप खुद उसका टारगेट दे रहे हो कि जी ये तो 10 तो जाएगा ही। तो अब आपने क्या 5 पे बाय किया और यहाँ से स्टार्ट हो गया फोमो। अब जैसे ही सब 10 का टारगेट लेके चल रहे हैं कि भाई 10 तो जाएगा ही जाएगा, और वो एक बार 10 भी हिट करेगा। फिर लोग 10 से जो टारगेट करेंगे वो 1 लाख का करेंगे। ओके। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक ने प्रॉफिट बनाया, वो 4 को बताएगा, वो देख ले 1 रुपए का बताया तो नहीं बाय बाकी किया, 4 आएंगे फिर। 4 आएंगे बाकी। अब वो 4 बाय करेंगे, वो पैसा तो मार्केट में ही जा रहा है। अब जो इनिशियल लेके बंदा जिसने उसके अंदर लिक्विडिटी दी है, जिसको पता है, जिसने क्या कि इनके अंदर क्या होता है, स्टेक होते हैं। जैसे शेयर मार्केट के, जैसे एक कंपनी में आप मान के चलो कि 50% शेयर एक ने रख लिए, जिस दिन वो चाहे वो मैनिपुलेट कर सकता है, जिस दिन नहीं बेचेगा जब तक तो ठीक है। अब वो जैसे ही 1 लाख के आसपास का सेंटीमेंट लेके चल रहे हैं, सब 50 तक बाय कर रहे हैं, 60 तक बाय कर रहे हैं, 70 तक बाय कर रहे हैं। अब उसे पता है कि 1 लाख का लेके चल रहे हैं, 1 लाख को सब बेचेंगे ही। उसको 60 से बेचना स्टार्ट करेगा और वो 40 तक बेचेगा, 35-40 तक बेचेगा। अब 35-40 पे लोगों को बोलेगा भाई अब डिस्काउंट में मिल रहा है। अब वो 35 से वहाँ पे नेगेटिव भी लोग हो जाएंगे, जिन्होंने 60 पे भी बाय किया है वो 35 पे एग्जिट करने का प्लान करेंगे, भाई नहीं यार अब तो और जाएगा, नीचे जाएगा। वहां से वो दोबारा उसको बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने 60 पे अपना माल बेचा, 35 तक बेचा, एवरेज प्रॉफिट में है वो। ये मार्केट मेकर का काम रहता है क्रिप्टो में ऐसे, क्योंकि जो नॉर्मल मार्केट में, ओपन मार्केट में तो नहीं कर सकते, जो रेगुलेटेड मार्केट है। अब दोबारा से उसको आर्टिफिशियल तरीके से पंप किया, लोग बोले भाई अब की बार जरूर जाएगा, अब की बार 100 जाएगा, ये करेक्शन है, करेक्शन इज गुड, करेक्शन इज हेल्थी। जो मैं बता रहा हूँ ना कम्युनिटी, वो कम्युनिटी ये नैरेटिव पुश कर रही है कि भाई करेक्शन बहुत अच्छा है, करेक्शन हेल्थी है, भाई अब तो जाएगा, भाई लास्ट टाइम मैंने मिस कर दिया था, अब की बार मैं जरूर बाय करूंगा। मतलब वो पुराने लोग चाह रहे हैं कि और नया पैसा आए ताकि और उनको एग्जिट करने का मिले। अब वो क्या है कि फिर दोबारा से 60 पे लेके जाएंगे, देखो यार पहले नहीं, बोलो यार मैंने पहले भी मिस कर दिया था, अब की बार मिस कर दिया, अब नहीं मिस करूंगा।
वो फॉर्म बिल्ड हो रहा है, हाँ। इवेंट भी हो रहे हैं, फिर उसके फिर पार्टी हो रही है बड़ी बड़ी। और आपने देखा है क्रिप्टो की पार्टी कैसी होती और है। पार्टी में नए-नए लोग बुलाए जा हाँ, रहे हैं। नए नए लोग। और हुँ, जिस भी कंट्री के अंदर ये इवेंट होता है, हुँ, जिस भी कंट्री के अंदर पार्टी होती है, वो वहाँ की सबसे टॉप लग्जरी वेन्यू होती है। हुँ, वहाँ पर ये इवेंट्स की पार्टी हुँ। होती है। क्रिप्टो वाली पार्टी नॉर्मल नहीं होती। हाँ, नॉर्मल नहीं होती। हुँ, अब जिस बंदे ने ₹1 पे बाय किया है, ₹10 पे बाय किया है, 50-60 हज़ार रुपए का प्राइस पहुँच गया, हुँ, वो बंदा क्या है कि खुद ही पार्टी दे देगा। वो हुँ, खुद ही बोलेगा भाई बढ़ने दो प्राइस। उसका तो फ़ायदा हो रहा है, उसके पास में तो ₹1 की बात ₹10 की, ₹5 की पाएँगे। वो हुँ, इतने बड़े इवेंट हो जाएँगे, इतनी बड़ी हाइप होगी, उस इवेंट के अंदर 10,000 लोग आए, 5,000 लोग आए, वो वहाँ से फ़ोटो डालेंगे, सेल्फी हुँ, डालेंगे, सोशल मीडिया फोमो बनेगा, यार इतना हुँ। इवेंट है, यार वाक़ई हर तरफ उस कॉइन की बात हो रही हर होगी। कोई तरफ उसकी ही बात हाँ, होगी। इतने में क्या है कि एलोन मस्क जैसा बंदा वो भी ट्वीट कर देगा। हुँ। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, एलोन मस्क जैसे लोगों को, इथेरियम के फाउंडर जैसे लोगों को, उनको पहले ही कुछ शेयर वैसे ही भेज देते हैं, पहले ही, जो कम्युनिटी बनाते ओह! हैं। ताकि एक ट्वीट आएगा उसके हाँ, बाद एक में। ट्वीट आया। अब फिर क्या होता है, हम जैसे आप जैसे इन्फ्लुएंसर बहुत सारे ऐसे हैं जो इस मार्केट में काम करते हैं, उन्हें पता है। हुँ, हमको भी इनिशियली कुछ मिल जाता है, कॉइन हुँ, मिल गए। हुँ, मैं पूरा आपको वो बता रहा हूँ इंडस्ट्री का गेम कैसा चल रहा है, हुँ, जिससे कि ना लोग फँसे। हुँ, अब इसमें क्या होता है, केओएल के टोकन्स होते हैं कुछ। हुँ, मतलब केओएल क्या होता है, की ओपिनियन लीडर। ये क्रिप्टो मार्केट के अंदर केओएल के नाम से जानते हैं इनको। हुँ, तो जो केओएल है वो हम सब, जो कोई ट्विटर पे लिख रहा है वो केओएल है, हुँ, कोई यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है वो केओएल है, कोई ऐसा है जो इवेंट होस्ट कर रहा है वो भी केओएल है। हुँ, तो इन सब के भी अपने अपने उसमें 1-1%, 2-2% इनको ये फ्री में मिल गए। हुँ, अब वो भी क्या करेंगे, जब वहाँ के इवेंट में भी जाएंगे, मीम भी डालेंगे, उसके नैरेटिव को भी पोस्ट करेंगे। हुँ, और रिटेल इन्वेस्टर क्या कर रहा है, यार बढ़िया बढ़िया पैसा बन रहा है इसके हुँ, अंदर। हुँ, वो रिटेल में भी पैसा बना रहा है, क्योंकि हुँ। उसने 40 पे बाय किया, 60 हो गया, उसका भी पैसा 50% बढ़ गया, 60% पैसा बढ़ बढ़ा गया। तो वो और पैसा डालेगा। वो और पैसा डालेगा। बोला यार मैंने हाँ, ना रिस्क तो ली, छोटी रिस्क ली। हाँ, मैंने पैसा डाला यार, 10,000 रुपये डाला। अब तक मैं इसमें एक डाल देता तो 10 लाख रुपए हो जाता। हाँ, उन्हें शुरू में नहीं डाला, जैसे ही उसका 2x 3x होगा और पैसा डालेगा। हुँ, और वो प्राइस, सारा पैसा जा तो उस कॉइन में ही रहा है। हुँ, अब जो केवल होते हैं, उनका ये रहता है कि भाई आप इतने टाइम तक एग्जिट नहीं कर सकते, इस प्राइस तक एग्जिट नहीं कर सकते। ये आपको क्या है, मंथली टोकन मिलेंगे। अब केवल नहीं बेच रहा है, प्रोजेक्ट का फाउंडर नहीं बेच रहा है, जो वीसी जिसने पैसा लगाया है मार्केटिंग के अंदर सारी चीज़ों, वो भी नहीं बेच रहा है। अब उसके बाद में धीरे धीरे एग्जिट पॉइंट आया, देखा कि भाई अब रिटेल बाय नहीं कर रहे हैं। हुँ, अब रिटेल क्या है कि प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। हुँ, वहां से जो उसका, जिसके पास में 50% कॉइन पड़े हुए हैं उसके, हुँ, वो लेगा एग्जिट। हुँ, और वो ऊपर की तरफ जैसे जैसे बेचता चला जाएगा हुँ, मार्केट के अंदर, वो कॉइन खत्म। वो कॉइन 80% डाउन कर लाएंगे उसको, 90% डाउन कर लाएंगे। हाँ, अभी बहुत सारे मीम कॉइन ऐसे हैं जो 99% तक डाउन है, ओके। 98% तक डाउन है। अब इस बीच में क्या है, जैसे जैसे डाउन होगा बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मैंने लास्ट टाइम बाय नहीं किया था, अब हुँ, की बार बाय करता हूँ। हाँ, तो वो एग्जिट लिक्विडिटी बन के रह जाएंगे। मतलब तो कोई बाय करेगा और कोई नहीं हाँ, करेगा। कोई नहीं करेगा, तो वो एग्जिट लिक्विडिटी करके वो धीरे धीरे मीम, तो इस तरीके से मीम का मार्केट चलता है। कमाल है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि हम लोग जब सेशन भी करते हैं, बताते भी हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो एक चीज़ कहते हैं कि क्रिप्टो में उतना ही इन्वेस्टमेंट रखिए या हम्म, बिटकॉइन में भी उतना ही इन्वेस्टमेंट रखिए जितना आप खो सकें। हम्म, आप इन डेप्थ घुसे हुए हो क्रिप्टो में। हम्म, क्रिप्टो ही दिन-रात आप जीते हो। हम्म, क्या ये बात सच है कि क्रिप्टो चलो मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। बिटकॉइन में उतना ही इन्वेस्टमेंट रखें जो खो सकें। आज भी ये बात सही है? देखो ये बहुत पुरानी कहावत है हुँ, और बहुत पुरानी लाइन है ये। आज के टाइम में जिस लेवल का रेगुलेशन हमें देखने को मिल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, हुँ, आप दुबई के अंदर जाओ, दुबई के अंदर आप क्रिप्टो से बहुत सारे बिल्डर क्या यूएसडीटी को एक्सेप्ट करते हैं, हुँ, बिटकॉइन को एक्सेप्ट करते हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आप क्रिप्टो से प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो। हुँ, और वो बोलते हैं कि यार प्रॉपर्टी क्रिप्टो दे दोगे ना तो वो इजी है। आज के टाइम में क्रिप्टो का जिस लेवल के ऊपर एडप्शन बढ़ रहा है, हुँ, तो मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन के अंदर इतनी जल्दी कोई यहाँ पर नेगेटिव वाली चीज़ें हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात है, बहुत सारी चीज़ें। हुँ, बट दूर दूर तक अभी मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी इनकम का एक छोटा पोर्शन इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि भाई क्रिप्टो है ओवरनाइट, ये हुँ, क्योंकि क्रिप्टो को हमेशा गलत समझा गया है, क्योंकि लोगों ने ये सोच के आते हैं क्रिप्टो के अंदर ज़्यादातर हुँ, लोग कि ये ओवरनाइट रिच मेकिंग स्कीम है। हुँ, आज पैसा डाला आपने, कल को 25 दिन में पैसा डबल, हुँ, वो वाला। तो अगर वो माइंडसेट लोग हटा देंगे और लोग एज ए एसेट की तरह इसको सोचेंगे कि भाई मैं इसको 4 साल के लिए होल्ड कर रहा हूँ और मेरा इसके अंदर ये एक छोटा पोर्शन इन्वेस्टमेंट है। चलो कोई आप यंग इन्वेस्टर है, हुँ, 25-26 साल का, हुँ,
10 साल का उसका गोल है। हम्म। 10 साल के गोल के लिए बिटकॉइन अपने पोर्टफोलियो का, जिसमें स्टॉक मार्केट भी है, म्यूचुअल फंड भी है, क्या 50% बिटकॉइन में रखना ठीक है? मेरे हिसाब से क्या 20% तो ठीक है। हम्म, और पहले पैसा रखने से पहले क्या है कि उसको बिटकॉइन को समझना चाहिए, हम्म, क्योंकि होता क्या है, जब बिटकॉइन 2% 3% जैसे स्टॉक मार्केट डाउन हो जाता है, तो 2-3% स्टॉक मार्केट डाउन की न्यूज बन जाती है। हम्म, बिटकॉइन 5-7% तो ऐसे ही नॉर्मल प्लस माइनस कभी भी हो जाता है। हम्म, तो बिटकॉइन का पुराना हिस्टोरिकल डेटा देखो पहले, उसको उसकी साइकिल को समझो। हम्म, जब आप ये चीज समझोगे तो फिर आपको पता है कि यार 10% भी क्रैश हुआ तो इट्स नॉर्मल, और हम्म, आप कभी क्या है पैनिक सेलिंग नहीं करोगे। हम्म, तो 10-20% आप बहुत इजीली रख सकते हो, बट अगर हाँ आपका एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, तो आप 40-50% पे जाओ। हम्म। अब वो वाला बात बताओ, हम्म। आपके पोर्टफोलियो में कितने बिटकॉइन हैं? अभी सर मुझे इनकम टैक्स पे आप छापा पड़वाओगे। तो आप तो इंडिया में रहते भी नहीं हो, आपका हो सकता है कुछ? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं रेगुलेशन बाद या टैक्स के बाद में मूव नहीं हुआ हूँ। हम्म, तो मुझे 8-9 साल तो ऑलरेडी हो चुकी हैं, हम्म, और मलेशिया के अंदर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। हम्म, तो मैं जो लेके गया हम्म, या जो मेरे पास में है, हम्म। उस पर जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। तो मुझे कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है। ये बताओ, 500 से ज्यादा बिटकॉइन है, 500 से कम है? 3 डिजिट में है, बट 500 नहीं है। 3 डिजिट का कहने का मतलब 500 नहीं है। हाँ। अच्छा, 400 से ज्यादा बिटकॉइन है, 400 से कम है। नहीं, अब ज्यादा मैथ में मत जाओ, बट हाँ 3 3 डिजिट में है, 3 डिजिट में है। मतलब 100 से तो ऊपर है। हाँ ऑब्वियसली 3 डिजिट 100 से ऊपर ही हो गया। हाँ, तो एक बिटकॉइन 1 करोड़ का 100 इंटू 1 करोड़ कितने हुए? ये कितने हुए? 100 इंटू 1 करोड़ 100 करोड़ होगा ना? तो 100 करोड़ के तो मालिक हैं पुष्पेंद्र भैया मिनिमम। अब बाकी 3 डिजिट 300 है, 400 है, वो बता रहे हैं। देखो, अब होता क्या है कि क्रिप्टो के अंदर हम्म, मैंने बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने बहुत एग्जिट लिए हैं। हम्म, वो बहुत मेरे लिए क्या कि बिटकॉइन का प्राइस 1 लाख रुपए भी पहुंच जाना था। वो भी एक ऐसी चीज थी कि जैसे आज के टाइम में आप 1 करोड़ का फील कर रहे हो ना, मैं उस टाइम ऐसा फील कर रहा था 1 लाख रुपए, मैं भाई इससे ऊपर क्या ही जाएगा। तो मैंने बहुत बड़े बड़े एग्जिट भी लिए हैं। हम्म, ठीक है। अच्छा, इथेरियम और बाकी कॉइन्स भी क्या ऐसी ही क्वांटिटी में, अच्छी कौन सी क्वांटिटी में है, या वो काफी कम है? नहीं, वो ऑल्ट कॉइन है मेरे पास में काफ़ी, लेकिन ऑल्ट कॉइन अभी काफ़ी डाउन है, तो उनकी तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं समझ रहा हूँ। ठीक है। और मैं उनको ऐसे ऐसा काउंट भी नहीं करता। हाँ, मेरे ज़्यादातर जो कॉइन्स आते हैं, वो जो ऑल्ट कॉइन के अलावा हम्म, पार्टनरशिप से आते हैं, एयर ड्रॉप से आते हैं। हम्म, जैसे एयर ड्रॉप की एक मैं आपको कहानी बताता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट मार्केट के अंदर नया ही आया था। हम्म, तो मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाई कि एयर ड्रॉप क्या होता है। तो मैं नया नया वॉलेट बना रहा था, क्योंकि मैं अपना पर्सनल वॉलेट तो शो नहीं कर सकता किसी को। हम्म, तो यूट्यूब के ऊपर मैं डेमो के लिए मैंने वॉलेट बनाया, लोगों को दिखाया। तो ऐसे करके मैंने 4 अकाउंट बनाए। यूनिस्वैप की एयर ड्रॉप आई, उसने एक पर्सन को 4 लाख रुपए दिए एक वॉलेट पे, ओके। फ्री में। हाँ, इंडिया के अंदर लाखों लोगों ने उस टाइम के वॉलेट इंस्टॉल किया था, और ये फ्री में। कोई मार्केट के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पे लोगों को फ्री में पैसा मिले। क्रिप्टो ही एक ऐसी चीज है हम्म, जहां पे लोगों को फ्री में पैसा मिला है, एयर ड्रॉप के जरिए। हम्म, एयर ड्रॉप बहुत सारे कॉइन्स का आता है, और बहुत लोग क्या है कि इंडिया के अंदर अवेयरनेस उतनी नहीं है। जैसे आप अगर आप देखोगे बाली के अंदर और फिलीपींस के अंदर गेमिंग का बहुत बड़ा ट्रेंड है। हम्म, लोग गेम खेल रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। वॉक टू अर्न, हाँ, आप वॉक कर रहे हो, पैसा बन रहा है आपका। जितना आप वॉक करोगे उतना आपके कॉइन मिलते चले जाएंगे। ऐसा भी होता है, वॉक करने से कॉइन मिल वॉक जाता है? करने से कॉइन में वॉक टू अर्न कंसेप्ट है आपका, प्ले टू अर्न कंसेप्ट है आपका, एयर ड्रॉप का कंसेप्ट है, लेकिन लोगों को नहीं पता है। ओके। अब इंडिया में रहने वाला आदमी एयर ड्रॉप कैसे कमाए, हाँ, कॉइन्स कैसे कमाए? अब देखो एयर ड्रॉप होता क्यों है, पहले इसको थोड़ा हाँ, समझते हैं। हाँ, अब जैसे कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बना रही है, वो उसकी मार्केटिंग करती है। मार्केटिंग के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। लेकिन अगर मुझे कल को एक अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे कम्युनिटी से सपोर्ट मिले। हम बोलते हैं क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है, ओपन लोग हैं, यंग लोग हैं, जेन जी हैं इसके अंदर बहुत सारे। तो मैं क्या करूँगा कि जो लोग, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया भी मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे वीडियो क्रिएटर भी चाहिए, मुझे ऐसे लोग भी चाहिए जो कम्युनिटी के अंदर हों। क्योंकि कोई प्रॉब्लम है, एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर
लाखों लोग उसको यूज कर रहे हैं, जब भी तो मुझे प्रॉब्लम पता चलेगी। हम्म, अब मैं पैसे देके तो लाखों लोग नहीं ला सकता, हम्म, मुझे क्या चाहिए, अपनी ऐप के डाउनलोड भी चाहिए। हम्म, तो ये सारी की सारी चीजें कंपनी क्या करती है, अपने कुछ परसेंट टोकन वो रखती है एयर ड्रॉप के लिए, कि भाई आप वॉलेट क्रिएट कर लो, हम आपको क्या 10% जो हमारे कॉइन होंगे वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे फ्री में, गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट दे देंगे। अब आपने साइन अप किया, आपने कुछ किया तो है नहीं उस पर, आपको 10% के जो टोकन है हाँ, उनमें से आपको 1% टोकन आपको मान के चलो मिल जाते हैं, या कुछ परसेंट आपको मान के चलो 1000 टोकन मिल गए। जब वो टोकन मिला उसकी वैल्यू है $0.1, हम्म, लेकिन आने वाले 5 साल में 3 साल में वो टोकन हो जाता है आपका 50x हो जाए, 100x हो जाए, क्रिप्टो में बहुत नॉर्मल है ये। हम्म, तो आपका जो आपको जिस टोकन की कुछ भी वैल्यू नहीं थी, जो आपके लिए फ्री में मिला था, आप देख रहे हो कि अपने वॉलेट के अंदर 40 लाख रुपए पड़े हुए हैं, 50 लाख रुपए पड़े हुए हैं। ये आए दिन होता है, मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे को ये जानता क्रिप्टो हूँ। में ही हो सकता ये है क्रिप्टो में ही और हो कहीं सकता नहीं है, हो सकता। कहीं नहीं हो सकता। हम्म, जब मैंने वीडियो बनाने के लिए मैंने देखा कि ये वॉलेट मैंने यूज करे थे, मैं देख रहा हूँ हर किसी में 4-4 लाख रुपए, ओह, और वो मैंने अगर ना मैं वीडियो बनाता हम्म, और मेरे बाद में कहीं बहुत सारे लोगों ने वीडियो और भी बनाई उसके ऊपर कि भाई देखो हम भी अपने ऑडियंस को डेमो देते हैं। ओके, जो पर्सन कुछ नहीं कर रहा था कंटेंट क्रिएशन में, उस पर्सन को 4 लाख रुपए मिल जाए, जिसको यूट्यूब से भी इनकम नहीं आ रही, कहीं से भी इनकम नहीं आ रही, तो उसके लिए और क्या चाहिए। तो 1 इंच का एयर ड्रॉप आया, फिर उसके बाद में लोगों को पता चला एयर ड्रॉप क्या है। ओके, शुरुआती दिनों में जब ये 2019 टाइम में, 2020 वाले टाइम के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉइन मिलते थे लोगों को कि भाई यहाँ कमेंट कर दो, ये ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। एक कंपनी से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, उसका था कि भाई हम आपको 50 टोकन देंगे, और वो टोकन का एक टोकन का प्राइस गया $20। इतने सारे लोगों ने बस ग्रुप ही तो ज्वाइन करना था, लोगों ने 10-10 ग्रुप ज्वाइन कर लिए, 20-20 ग्रुप ज्वाइन किए, वो फ्री में टोकन मिल रहा है। तो जो क्रिप्टो इतनी जल्दी इतनी फास्ट तरीके से बढ़ रहा है ना, उसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है, लोग आ रहे हैं। अब जैसे फिलीपींस जैसी कंट्री के अंदर, या आप कहोगे इंडोनेशिया जैसी कंट्री के अंदर, वहां पर लोगों को अगर $100 मिल जाते हैं वो बहुत होते हैं। और वहाँ की कंट्री के अकॉर्डिंग अगर देखोगे $100 $200 वो उनको ऐसे मिल रहे हैं, क्योंकि अब होता क्या है, जैसे यूएस वाले बड़े स्मार्ट है वो लोग, उनको कोई एप्लीकेशन टेस्ट करवानी है, या उनको ग्रुप ज्वाइन कराने हैं, तो या कोई कहीं क्लिक करवाना है, या कोई फॉर्म सबमिट कराना है, तो यूएस के अंदर हाई पेइंग जॉब्स हैं। कोई भी आपको कहे कि ये काम कोई $5 $10 $20 से नीचे करके नहीं देगा। लेकिन जो हमारी जैसी कंट्री है, जहाँ पर ऐसी चीज़ है कि एक स्टूडेंट के लिए अगर डेली का 2000 रुपये मिल जा रहा है, 1000 रुपये मिल जा रहा है, वो बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए। उनके लिए नहीं, वैल्यू नहीं है इस चीज़ की, लेकिन हमारे लिए वैल्यू है। तो जो एयर ड्रॉप हैं, जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं जैसे यूएस के अंदर, या फिर जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको पता है कि हमें मास ऑडियंस चाहिए, वो ऐसे अचीव करते हैं। तो लोग ढूंढे कैसे कि कहाँ एयर ड्रॉप मिल रहा है, कैसे एयर ड्रॉप पाया जाए? एक वेबसाइट है coinmarketcap.com, जो भी एयर ड्रॉप आते हैं वहाँ पर अनाउंसमेंट होते हैं, आप वहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक है coinmarketcal.com, तो अब उसके ऊपर भी जो अपकमिंग आपकी एयर ड्रॉप्स होंगी, अपकमिंग कॉइन से कॉइन के अंदर कौन सा इवेंट होने वाला है। जैसे एक हार्ड फॉक होता है जिसके अंदर वो कॉइन 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, या फिर क्या कि जितना कॉइन है आपको इतने ही कॉइन दूसरे कॉइन मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, मेन नेट होता है आपका। तो जो इवेंट्स हैं इनके ऊपर नज़र रखो आप। एयर ड्रॉप बहुत बार अनाउंसमेंट होता है, जैसे कोई नया एक्सचेंज आया, वो बोलेगा कि भाई हम अपना नेटिव टोकन लॉन्च कर रहे हैं, और आपको करना क्या है, आपको एक ट्वीट करना है, या फिर आपको साइन अप करना है, या अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना है। अब नया अकाउंट बनाया आपने, आपकी कोई ऐसी रीच तो है नहीं कि आपको उससे बहुत कुछ इम्पैक्ट होगा, आपने डाल दिया उसका, और उसके बाद में आपको कुछ टोकन्स मिल गए। उस टाइम उस टोकन की वैल्यू नहीं है, पर हो सकता है आने वाले 6 महीने के बाद में ये टोकन की वैल्यू हो जाए। और इनको हिंदी में बोलते हैं एयर ड्रॉप फार्मर, मतलब अच्छा। हाँ, ये मतलब हमारे यहाँ एयर ड्रॉप फार्मर्स के नाम से इनको जानते हैं। तो बहुत लोग तो क्या है कि यही काम करते हैं, ये जॉब है time? उनका। हाँ, फुल टाइम एयर ड्रॉप फार्मर बने हुए हैं वो। लड़का क्या करता है? तो लड़का एयर ड्रॉप फार्मर एयर है। ड्रॉप फार्मर ठीक है। और वो एयर ड्रॉप में उसे टोकन मिल रहे हैं, एक टोकन चल गया तो वो इतना कमा रहे हैं एयर ड्रॉप फार्मर की आप सोच भी नहीं सकते, ओह, क्योंकि वो तो हर टोकन में अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कमा रहे हैं उससे। ठीक है। तो जो क्रिप्टो है ना, वो खाली इसका एक पार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसके 1000 पार्ट है। कमाल है। अच्छा, एक लास्ट सवाल का जवाब दो आप।
आपके पोर्टफोलियो में कितने परसेंट क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट है हम्म। और बाकी कहाँ है? मेरा 90% प्लस क्रिप्टो में ही है। 90% आपके इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो में ही हाँ। है। बाकी 10% में क्या क्या आता है? 10% में है मेरा रियल एस्टेट, मतलब Okay. मोस्टली, और बाकी जैसे 8% में रियल एस्टेट हो गया, 1-2% में बाकी छोटी मोटी चीजें। इंडियन स्टॉक मार्केट तो होगा ही नहीं क्योंकि आप मलेशिया रहते नहीं, हो। इंडिया का मैंने टेस्टिंग के लिए कुछ डाला था, बट टेस्टिंग के लिए हाँ, टेस्टिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे टैक्स लगेगा हैवी। म्यूचुअल फंड वगैरह कुछ नहीं? म्यूचुअल फंड है वो मतलब वो बहुत छोटे छोटे अमाउंट है। इंडिया के ही है, बाहर के देशों के म्यूचुअल फंड्स? बाहर के भी हैं, बाहर इंडिया के के हैं। भी हैं। हाँ। लेकिन 90% क्रिप्टो में। हाँ, उस 90%। 90% का कितने परसेंट बिटकॉइन में होगा? बिटकॉइन में मेजर चंक है, 50% मेजर है। 50-60% तो बिटकॉइन में। बाकी ऑल्ट कॉइन्स? हाँ, ऑल्ट कॉइन एंड मीम कॉइन्स? हाँ, ऑल्ट कॉइन हो गया आपका, मीम कॉइन हो गए, NFT हो गई आपकी, हाँ। वर्चुअल लैंड्स हो गई, हम्म। मेटावर्स के प्रोजेक्ट हो गए। तो ओके। इस तरह से। कमाल की बातें आपने बताई मुझे। बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को 90%। हाँ। मेरे लिए क्या होता है कि मुझे लगता है कि जो क्रिप्टो के अंदर एक्सपर्टीज है, या जिस तरीके से मैंने मैनेज किया है चीज़ों को, और जिस लेवल के ऊपर मैं SIP कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मैंने एक्सपोजर रखा है। और जैसे जैसे एज के हिसाब से, मैं पहले मेरा इनफैक्ट 98% था, ये कि जो प्रॉपर्टी में हुआ ये मेरा 2018 से धीरे धीरे, अब मैं इसको एज के जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे इसको रिड्यूस करता कम रहूँगा, करेंगे, कम करें, प्रॉपर्टी में ज्यादा जाएंगे। प्रॉपर्टी में ज़्यादा जाऊँगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी भी कम होती है। ठीक है, मजेदार बात बताई आपने पुष्पेंद्र भाई, मुझे लगता है लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं पुष्पेंद्र भाई को हम दोबारा इनवाइट करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वैसे मलेशिया रहते हैं लेकिन उठवाया जाएगा इनको मलेशिया से। ठीक है, थैंक यू पुष्पेंद्र भाई। थैंक यू।